अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है नाजरीन, खैरियत से आप? प्रोग्राम है जो कहें सो करके दिखाएं, और अंग्रेज़ी में कहते हैं कि वॉक योर टॉक, यानी कि जो बात कहें वो करके दिखाएं। और ये प्रोग्राम लेकर विलिंग वेज के फोरम से हर सोमवार की शाम को हम आपके सामने पेश हो जाते हैं, ताकि आप हमारा रिमांड ले लें। तो वो जिस तरह से पुलिस नहीं होती, वो कहते हैं कि फ़लाँ शख्स का हमने जिस्मानी रिमांड ले लिया है, तो हम भी आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाते हैं कि भाई जो आपने अच्छा कहना है वो कह लीजिए, जो बुरा कहना है वो ना कहिए, दिल में रख लीजिए। और कुछ लोगों को बड़ा मसला हो जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे वो कोई ऐसा खाना खा लें जो कि अंदर जाके खुदा न खास्ता मैदे में और अंतड़ियों में कोई टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने लगे, तो वो दिल खट्टा खट्टा होने लग जाता है और दिल करता है कि जो खाया है उसको किसी ना किसी तरह से बाहर कर दिया जाए। तो कुछ लोगों के साथ ये मसला कभी ना कभी हो जाता है, यानी सबके साथ कभी ना कभी ऐसा मसला हो जाता है कि पेट ख़राब हो जाए या तबीयत ख़राब हो जाए या नासाज़ी तबीयत हो जाए। कुछ लोगों की जो है वो प्रेजेंस में ऐसा होने लग जाता है। ये जो मामला है कि कुछ लोगों से हम बदगुमां हो जाते हैं, बदजन हो जाते हैं, कुछ लोगों से हम मुतासिब हो जाते हैं। ये लफ्ज़ बड़े भारे हैं। इसका पता करने के लिए कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, हम कोई दानिश्वर लोगों के पास जाते हैं। दानिश्वरों की फहरिस्त में मेरे नज़दीक एक तो आप सब हैं, क्योंकि आपकी बात जो है उसमें एक बहुत बड़ा वट्टा है। वट्टा मतलब वज़न, जैसे बाट नहीं होता, वट्टा ही कहते हैं ना उसको। तो वज़न है आपकी बात में, जैसे तोप के गोले का एक वज़न होता है, उस तरह आपकी बात का भी एक वज़न है। तो एक तो हम आपके पास आएंगे और आपको हम दावत देंगे कि आप अपनी राय का इजहार करें। कुछ दानिश्वर हमने, बल्कि यूँ समझ लें कि कुछ दानिश्वर और कुछ दानिशमंदी हमने स्टूडियो में भी बुला रखी और रखे हैं, तो उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम वॉक योर टॉक में जो पहली दानिशमंदी हमारे पास मौजूद है, जिसमें फ़न, हुनर, गुण की कोई मंदी का रुझान नहीं है, बल्कि बढ़ोतरी का रुझान है। आपको लग रहा है कि मैं आपका इंट्रोडक्शन कराने लगा हूँ? इंट्रोडक्शन की क्या ज़रूरत है, मुझे पता है। आप मेरा ही नाम ले रहे हैं। अच्छा, लो देखिए, इसको कहते हैं खुश फहमी। आपने बढ़ोतरी का नाम लिया ना, कि बढ़ोतरी का रुझान है, तो हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस भी हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, एक हिंदुस्तान की अदाकारा थी, उनका नाम था अग्निहोत्री। आपको नहीं पता? बड़ी पुरानी बात, ये उन दिनों की बात है जब आप जो है अभी यानी समझ बूझ तक नहीं पहुंची थी। अब माशाल्लाह पहुंच गई हैं, तो इसीलिए मैंने इतने कसीदे आपके गाए कि मैंने उम्मीद आपसे लगा ली कि आप में वो समझदारी होगी, और जो मैं सवाल पूछूंगा उसका आप कोई अच्छा सा जवाब देंगे। और जहाँ दानिशमंदी है वहाँ पे दानिशमंद भी हैं और होशमंद भी हैं। और हमारे साथ असद असगर साहब तशरीफ़ रखते हैं। असद असगर साहब आपको भी, और मिस नादिया शेख आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मिस, आजकल तो माशाल्लाह आपके कबीले के लोग आए हुए हैं पाकिस्तान में। हैं? नहीं पता नहीं, मुझे नहीं पता कि वो हमारे से कहीं लिंक करते हैं। भाई वो भी शेख हैं, आप भी शेख हैं। आई थिंक देयर इज लाइक शेख साहब कह या शेख एदरबेक हैं, तो नहीं कोई संबंध नहीं बनता। नूर नज़दीक का, पापा से पूछिएगा। पता नहीं सर, हो भी सकता है। मेरे मामू वहाँ रहते हैं। मामू रहते हैं ना? अच्छा, अभी तो मैं, वो आपके मामू लगते हैं ये माशाल्लाह हैं। सारे मामू हैं। वाह भाई वाह, कहीं आपने तो नहीं उनको मामू बना दिया हैं? इसके कह रही हूँ। अच्छा,
अच्छा मिस नादिया, ये बताइए कि ये जो एक मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था, तअस्सुब, अंग्रेज़ी में एक फ़िल्म आई थी। असद असगर साहब, आप बड़े फिल्मों के स्कोर्स बनाते हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों के आपने स्कोर्स बनाए हैं। बना लेंगे, मतलब अगर नहीं बनाए तो बना लेंगे। स्कोर समझती हैं ना आप? ये क्रिकेट खेलते हैं ना, तो वो रन लेते हैं इधर से उधर भाग के विकेट्स के दरमियान, तो इनके स्कोर बन जाते हैं। अच्छा, उसी का जिक्र कर रहे थे ना? हाँ जी, पता नहीं आप अब किसका कर रहे हैं, ये नहीं मुझे पता। फिल्मों के कौन से स्कोर्स होते हैं? म्यूजिक जो बनाते हैं फिल्मों का, हाँ। उसको स्कोर भी कहते हैं। अच्छा सर आगे बोले ना। देखिए बेचैनी की क्या ज़रूरत है, हो जाएगी बात। अभी कहाँ प्रोग्राम, अभी तो आगाज़ हुआ है। अच्छा, कितना एंजॉय कर रहे हैं इस बात को कि मैं बेचैन हो रही। नहीं, मैं क्यों एंजॉय करूँगा भाई? जैसे हम किसी को कोई बात बताने लगते हैं और फिर सामने वाला थोड़ा सा बेसब्रा हो रहा होता है कि पता नहीं क्या बात होगी, तो वो ही आप क्या कहना चाह रहे हैं? आगे भी तो बोल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम इंसान जो हैं, क्या सवाल है आपसे और आपसे भी। सवाल ये है कि गौर से सुनिएगा, मैं इससे पूछ रहा हूँ, जी जी। कहना तीनों, सुनाना नूनू, हैं वो वाली बात है, ज़रा देख लीजिए। तो वो मुझे ये बताएं कि इंसान इंसानों से तासुब रखते हैं, ये सवाल था। और वो जो फिल्म बीच में आ गई थी, वो एक फिल्म आई थी असद असगर साहब, उसका नाम था, अंग्रेज़ी में थी, अंग्रेजी माँ, उसका नाम था प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड मतलब क्या लम्हे के पास? प्राउड। प्राउड से निकला है, यानी अपने आप को कुछ है ना, ओ ये वाला जो होता है ना, ऐसे ही मोडाइयों करके। तो ये जो प्राइड होता है और प्रेजुडिस होता है, लोगों से जब हम अपने आप को बेहतर समझते हैं, तफाखुर होता है, मेरी बात, सुपीरियॉरिटी, ये किन किन बातों पे लोग जो है अपने आप को सुपीरियर समझते हैं? स्टेटस मतलब माल, जर, यस, पैसा, स्टेटस, नॉलेज, तालीम और तरबियत नहीं, शायद तरबियत तो फिर पीछे रह जाती है ना इसमें। तालीम, नॉलेज, तालीम भी कहीं ना कहीं मुहज़्ज़िब लफ्ज़। तालीम या तलीम, तालीम, और साथ में वो जो गधे के ऊपर डिग्रीज जितनी ज़्यादा हो, उसका भी तो रोब होता है ना, डिग्रीज, है ना। फिर एक्सपर्टीज, अगर आपके पास कुछ हैं, स्किल्स, एक्सपर्टीज, उसको लेकर हो सकती हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी होती है? औरतें अपने आप को बर्तर समझती हैं? अगर तो ऐसा हो तो ये तो अच्छी बात है। अच्छा, ये ठीक है, अच्छा ये अच्छा है, हैं? आई एम नॉट गेटिंग, मुझे एक बात नहीं समझ आती, बायस्ड। मैं आपको आई कैन एक्सप्लेन दैट। हाँ, सॉरी, जो आपने, मैं तो खुश हो रहा हूँ आप बता रही हैं कि किन किन बातों पे लोग सुपीरियॉरिटी में या तासुब, इसमें तासुब है, मुआशरे में है, पाकिस्तान में है, हर जगह पे है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अफ्रीका में भी है, टम्बकटू में है, जहाँ पे इंसानियत है। ये इंसानियत का ये जरूरी है कि नहीं, इंसानियत इज समथिंग एल्स। इंसान, लोग हैं जहाँ पे। इंसानियत बेसिकली एक कैरेक्टरिस्टिक वो उसमें आ जाता है, जिसमें जितनी इंसानियत ज्यादा होगी उतना उसमें तासुब ज्यादा नहीं, उसमें कम होगा। अच्छा, जितना तासुब उसमें ज्यादा होगा, उतनी इंसानियत कम होगी। ये भी एक है। कितनी चीजें मैंने बताई, आप बता रही थी। दौलत हो गई, पैसा, स्टेटस, यानी जिससे नॉलेज, डिग्रीज, तालीम, इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। उसके अलावा एक्सपर्टीज की हमने बात की, स्किल्स की हमने बात की। मेरे ख्याल से मैक्सिमम तो हसब नसब, यस, कि मैं नाम नहीं लूँगी, कास्ट को मैं मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन समटाइम्स लोग रिलीजन की बेस पे भी लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ज़बरदस्त। मैं वापस आपकी तरफ आऊँगा। I'll let you explain more what you're saying. Thank you. असद भाई,
आप बताएं कि ये है माशरे में किसी के साथ तासुब बरतना, किसी से अपने आप को कम समझना या किसी को अपने से ज़्यादा समझना, ये मिस ने जो 2, 3, 4, 5 नुक्ते बताए, इनके अलावा भी कोई वजूहात हो सकती हैं? अपने से अलग समझना कि भाई नहीं ये और लोग हैं, मैं और हूँ। हाँ, ये बिल्कुल है। और ये ज़्यादा मिक़दार में ऐसे लोग जो दूसरों को अपने से कमतर समझते हैं, और ये कम है लोग जो अपने आप को कम समझते और दूसरों को बड़ा हाँ, मतलब उनको मतलब ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं या फिर अपने से ज़्यादा अच्छा समझते हैं ज़रूर, हैं ज़रूर। ये नॉर्मल है फिर तो नॉर्मल ही हुआ ना, जब सारी ऐसे हैं कि कोई किसी से अपने आप को कम और किसी को अपने से थोड़े से लोग जो ज़्यादा समझते हैं, तो फिर ये एक नॉर्मल है माशरे में, कोई बुरी चीज़ तो नहीं है। इससे कोई बुरे असरात तो नहीं मुरतब होते? बुरे असरात एक्चुअली किसी पे नहीं होते। जो बंदा अपने आप को बहुत सुपीरियर समझ रहा होता है उसकी ज़िंदगी में ज़रूर होते हैं। अच्छा, वो अच्छा महसूस करता है? वो अच्छा महसूस करता है, लेकिन लोग उससे दूर होते जाते हैं। लोग दूर हो जाते हैं उससे? हाँ, मेरे ख्याल में वो तो अच्छा है उसके पास, अगर ये पैरामीटर जो मिस ने बताए, दौलत है उसके पास, अगर उसके पास इल्म है, उसके पास स्किल्स हैं, उसके पास मसलन जैसे इन्होंने बताया वो लड़की है या खातून है, खातून ही को ज़्यादा होता है ना, मर्दों का। इसमें इजाज़त ये है कि जो लोग उनके साथ जुड़े होते हैं ना, वो अपने फ़ायदे के लिए जुड़े होते हैं, मोहब्बत वाले लोग नहीं होते। क्योंकि हर कोई किसी को पहचान सकता है कि ये किस करैक्टर का है, या फिर इसके क्या आदात हैं, या इसका क्या रवैया है। तो अगर उसके साथ कोई लोग जुड़े हैं, या फिर उसके रिश्तेदार उससे मिलते हैं, या फिर उसके दोस्त बने हुए हैं, कोलीग्स हैं, तो वो शायद इसीलिए हैं कि उनको उनसे काम है, अपने मुफादात के लिए। यस, अंदर दिल से नहीं, मेरा ख्याल। उसमें डर हो सकता है कि मुझे नुकसान ना पहुंचा, दबदबा होता है जिनके पास, जिनका स्टेटस होता है, उनके पास जोर होता है। जैसे हम पॉलिटिक्स की बात कर लें अगर, तो और फिर जब कोई लालच में आ जाता है, सपोज उसमें लालच हो सकती है, डर हो सकता है, जैसे इन्होंने कहा कि अपने फ़ायदे के लिए भी लोग उनसे कनेक्टेड रह सकते हैं। ओके, या ये 2 चीज़ें, मतलब डर है या उनका कोई लालच हो सकता है। इसके अलावा कोई मजबूरी हो सकती है, मजबूरी भी हो सकती है, रिश्तेदारी भी तो होती है ना कि मिलना ही मिलना है यार, क्या करें। अच्छा, रिश्तेदार है, वो अपने आप को बहुत आपसे ऊपर का समझता है, मगर आप उसे मिलते रहते हैं, उसके अपने ज़ाती को फ़ायदे हो सकते हैं, ईद पे मिलना ही मिलना, लालच हो सकता है, डर हो सकता है, या ये हो सकती है कि यार उन रिश्तेदार है तो चलो कोई नहीं, एक आध बारी मिल लो। एक और भी कुछ लोग होते हैं कि अपने ताल्लुकात स्टेटस के लोगों से सिर्फ इसलिए रखते हैं ताकि लोगों दूसरे लोगों को लगे कि यार ये भी इनका भी स्टेटस है कोई। अच्छा। मतलब दे जस्ट वांट टू शो समथिंग। यानी कि इसमें हाँ सॉरी, अगर जो है मिसाल के तौर पे गधा जो है वो शेरों में बैठेगा तो लोग समझेंगे भी ये भी शेर ही है, लोगों को दिखाने के लिए कि शेर अपने यार होंगे ने यार, मैं हुणे आवाज़ मारांगा आ जाएंगे, ये चीज़ है। इसमें एक और बात भी है, कई दफ़ा लोग जो यहाँ से इधर आते हैं ना स्टेटस पे, कई दफ़ा वो बहुत बेहतरीन होते हैं, मतलब उनका रवैया बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो यहाँ से ऊपर आते हैं और उनकी बैकग्राउंड यहाँ पे नहीं होती, वो शुरू से ही उसने अपनी बैकग्राउंड को यहाँ पे देखा होता है, किसी भी हवाला से कह सकते हैं, तो जब वो यहाँ पे आते हैं तो कई दफ़ा उनकी आंखें भी यहाँ पे आ जाती हैं। अच्छा, तो ये ख़तरनाक बात है, आंखें उनकी ऊपर चढ़ जाती हैं, अखा मत्थे थे हाँ, रख लेंदे ने। वो फिर मैंने तो वो देखा लोगों को उस तरह उन्होंने यूँ आंखें माथे पे लगाई है ना, तो बल्कि कईयों ने तो यहाँ पे पेंसिल से आंखें बनाई होती हैं। अच्छा, तो कई दफ़ा ये बड़ा ख़तरनाक होता है, पेंट की होती है, मतलब ज़्यादा दफ़ा ये ख़तरनाक हो जाती है बात कि आप वो क्या शेर है कि पता नहीं क्या दी यारी फैज़ किसे ना पाया हूँ कि करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया, वो क्या है?
सर ये पता नहीं, लेकिन आपने जो कहा बड़ा अच्छा कहा है। हाँ? समझ आ गई है, लेकिन मुझे आता नहीं है वैसे ये। मुझे मेरे अब्बू का एक शेर याद आ गया। हाँ, मेरे अब्बू पंजाबी के शायर थे, कॉमेडी शायर भी वो करते होते थे कई दफ़ा। उन्होंने एक गज़ल लिखी थी, गाना टाइप था, खेडी कोकला छपाकी साढ़े नाल, अच्छा होया गबरू जवान साढ़े नाल, अच्छा, ते लुकन मिट्टी वक खेडना। वाह जी, जब बड़ा हो गया तो लुकन मिट्टी अलग खेलने लग गया। पहले जो है हर खोखला छपाकी जुमेरात आई, जेड़ा आगे पीछे दौड़े वो दिशा मत आई, हैं? तो उसको दुपट्टा यूं करके ना करके वो पता है सर मुझे। वो नहीं होता था मिस दुपट्टा जो बड़ी मुश्किल से वो उसमें चुनटें डलवाई जाती हैं। अब वो सिर्फ जो है मंगनी मेहंदी पे वो खोल के उसको पहनते हैं, वैसे पूरा यूं ये जो होती है ना चुटिया उसकी तरह उसको गूंदा होता है, वो मारते थे वो पहले मारते थे, है ना? अच्छा, तो वो मुझे शेर बड़ा अच्छा है। वो उसका एक और याद आ रहा है कि बेकदरां दी क्या है, बेकदरां दी यारी कोलो फैज़ किसे ना पाया हो, कि करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा ज़ख्म। इसका अल्टरनेटिव सुना दो। आप सुना दो। लामीना 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 बे कदराना यारी, रोवेगा रोवेगा फिर उम्र तो सारी। ये इस तरह का एक वो है, वैसे मुझे इसकी ट्यून भूल गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, आपने नहीं बना दी है फौरन मौके पे। ये भी टैलेंट है। देखें नए जो ट्यून्स बनती हैं वो भी तो आखिर कोई बनाते ही है ना। अच्छा जी, काफ़ी सारी आपने जो है ना आज मेरी मालूमात में इजाफा कर दिया है। ओए होए, तो बात अभी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ख़वातीन हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक के करीब हम जा रहे हैं। मेरा ख्याल है वक्त हो गया नमाज मगरिब का लाहौर शहर में, और हम नमाज मगरिब के बाद दोबारा हाजिर होंगे। और ये जो मौजू है प्रेजुडिस, प्राइड, बदगुमानी, बदजनी, तासुब, ये कब होता है, किस तरह होता है, कब मिस जो हैं वो किसी बालकनी के नीचे खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि ये मिस अंडरस्टैंडिंग है। कहीं खड़ी होती हैं तो कहते हैं ये मिस अंडरस्टैंडिंग है। तो ये कैसे मामलात हो जाते हैं। और वो मुझे एक गाना याद आ रहा है, बहुत मशहूर एक ज़माने में होता था, ए क्या नैयर बोलती तू, ए नैयर का गाना ए होता था। नैयर का। अच्छा, तो वो था कि बात बनी कुछ और, मैंने कही थी क्या, तुमने सुनी कुछ और, बात बनी कुछ और। तो कई दफ़ा होता ही है कि बंदा कहता कुछ है, कोई सुनता कुछ है, समझता कुछ है, बताता कुछ है। बताता कुछ है। तो बात जो है वो बिल्कुल दूध जलेबी बन जाती है। फाइनल, सॉरी जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सॉरी सर, मैं ये कहना चाह रही थी, फाइनल इन्फॉर्मेशन जब किसी तक पहुंचती है तो वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन से काफ़ी चेंज हो चुकी होती है। Exactly. ये क्यों उसके काफ़िए और रदीफ ख़राब हो जाते हैं? ये ख़राबी कहने वाले की ख़राबी होती है, समझने वाले की, या दरमियान में जो तकनीकी बदगुमानियाँ हो जाती हैं, ये उस तकनीकी खराबी की, या तकनीकी ख़राबी हो जाती है। यानी कि जब किसी से प्यार, मोहब्बत और जोड़ होता है तो उनकी भली बात भी बुरी नहीं लगती है, और जब किसी से दूरी, जहन में जाले लग जाते हैं, कोई जो है मकड़ी आ जाती है, तो फिर उनकी भली बात भी भाती नहीं मुझको, और कोई भी उनकी अच्छाई भी बुराई नज़र आने लगती है मुझको। ख़वातीन हज़रात, इस पर बात भी करेंगे और आपका ख़ून नहीं, आपका फ़ोन भी लेंगे, आपकी फ़ोन कॉल्स भी लेंगे। ये एक छोटे से लफ्ज़ से इधर से फ़े और खे में कितना फ़र्क हो जाता है। बिजी रहता है फ़ोन तेरा, ते सड़दा रहता खून मेरा। आह, हाय हाय। वाह। तो ख़वातीन हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। सही हमारे साथ रहिए। जहाँ जिस घर में
कोई बेटा या बेटी नशे की बीमारी में मुब्तला होता है तो उस घर में तो क़यामत बीत जाती है। बच्चों में ये बीमारी बहुत कम है जो स्कूल गोइंग हैं, लेकिन जो कॉलेज गोइंग है फिर उसमें कुछ तादाद बढ़ती है, फिर यूनिवर्सिटी में और ज़्यादा तादाद बढ़ती है। जो लोग फारिग तहसील होते हैं, रोज़गारों पे जाते हैं, तो उनमें तादाद फिर बढ़ती रहती है। जो बुनियादें हैं बच्चे की अगर मजबूत हों तो आगे जाके वो जिस कदर भी तालीम हासिल करे या जिस कदर भी ज़्यादा वो तरक्की करे, उसे नशे की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर वो सलाहियतें पहले से उजागर हो चुकी होंगी जिन्हें हम एग्जेक्टिव स्किल्स कहते हैं। अगर कोई किसी सरबराही के मनसब पे है या कोई ज़िम्मेदारी उठाए हुए है और उसे स्ट्रेस मैनेज नहीं करनी आती तो फिर वो नशे की तरफ रुझान हो सकता है। इसके अलावा इम्पल्सिविटी ये भी एक एग्जेक्टिव स्किल है कि आप पहले तोलें और फिर बोलें, फिर काम को शुरू करना जिसे हम टास्क इनिशिएशन कहते हैं, फिर अटेंशन दे सकना क्लास में या ज़िंदगी में किसी से बात करते हुए तवज्जो से उसकी बात को सुनना, ये जिसे सस्टेन्ड अटेंशन कहते हैं, ये भी एक एग्जेक्टिव स्किल है। और अपने बिहेवियर्स को बिल्कुल ऐसे देख सकना जैसे कि हम दूसरों के बिहेवियर्स को देखते हैं, ये भी एक एग्जेक्टिव स्किल है और इन सबको हम टीन एज एग्जेक्टिव स्किल्स कहते हैं। शराब का मामला जो है 10,000 साल से इस दुनिया के लिए आहिस्ता आहिस्ता अजाब बनता जा रहा है। ये बड़ा अजीब मामला है कि जब भी किसी का रोमांस ख़त्म होता है यानी ब्रेकअप होता है, नशे या शराब उसका एक फितरी नेमुल बदल बन जाता है। आज जिस कदर यूनिवर्सिटीज़ के तलबा में नशे का इस्तेमाल देखने में आता है और ख़ास तौर पर जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ और भी ज़्यादा बेड़ा गर्क है। मेरे पास रोज़ाना ऑन एवरेज कोई 50 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि नई फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रब्ता करते हैं। चूँकि ये चीज़ अब आम होती जा रही है तो हमें इसमें से शेम को निकालना पड़ेगा। जो इब्तदाई कंसल्टेशन है वो अब स्काइप पे हो सकती है। सो पहली बात तो ये है कि नशे की बीमारी में ख़ुद तो मरीज़ को कभी तकलीफ़ ना दें, कोई ताने ना दें, कोई मार पिटाई ना करें, ये बहुत बुरी बात है। नशे की बीमारी एक ब्रेन डिसऑर्डर है, तो जब मैदे में तकलीफ़ होती है तो दिमाग फैसला करता है कि डॉक्टर पे जाओ। जब बीमारी का गढ़ जो है वो दिमाग में हो तो दिमाग फिर ये फैसला भी नहीं कर पाता कि इसके इलाज के लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इलाज का फ़ैसला इर्द गिर्द के लोगों से उभरेगा जो दर्द दिल रखते हैं। वो पहले जाएंगे किसी काउंसलर के पास और मौजू होगा गुफ्तगू का कि उस मरीज़ का इलाज कैसे किया जाए जो इलाज पे रज़ामंद नहीं है। अगर आप किसी बंदे के बेनिफिट के लिए कुछ कर रहे हैं और उसकी इजाज़त के बग़ैर कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ये सही है और इसकी कानून जो है ताज़ीरात पाकिस्तान जो है वो इजाज़त देता है। हमने ये बाकायदा ये हाई कोर्ट से ये डिसीजन लिया 2000 में जिसमें जस्टिस मोहम्मद नसीम साहब थे और जज साहब ने यह भी लिखा कि किसी भी नशे के मरीज़ का इलाज जो है उसकी मर्ज़ी के बगैर करना ये हद से बेजा की डेफिनेशन में नहीं आता कि हम अदालत में किसी के जाने से पहले हम खुद ही चले जाते हैं। विलिंग वेस पूरे पाकिस्तान में और ख़ासकर पंजाब में वाहिद इदारा था जिसे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने बाकायदा एक्सोनरेट किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड विच वी आर मेंटेनिंग। एक बहुत लंबा अरसा माँ बाप जो हैं वो इस उम्मीद में ज़ाया कर देते हैं कि अच्छा ये खुद ही छोड़ देगा या इसकी मर्ज़ी नहीं होगी जब तक तो ये इससे हम कैसे छुड़वा लेंगे। जी, जो आपने यूनिवर्सिटियों की बात की तो नेचुरली दुनिया भर में ये एक मसला दरपेश है और इसमें खाली स्टूडेंट्स का मामला नहीं है जब तक कि उन्हें टीचर्स की ब्लेसिंग हासिल ना हो। जो अमली मुजाहरा है इंतज़ामी सलाहियतों का या मूड मैनेजमेंट के जो मामलात हैं या जो दुनियादारी के जो मामलात हैं, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। नशे के मरीज़ के साथ 5-7 साल रहते हुए उसकी बीमारी का साया फैमिली पर भी पड़ जाता है। जी, मुख्तसर मैं ये कहूँगा कि वैसे तो हम सब में ही इस्लाह की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हमें किसी डिसीज़ का सामना होता है तो ये ज़रूरत और भी बढ़ जाती है। हम ज़िंदगी में मदद हासिल कर सकते हैं जो कि कमज़ोरी की नहीं ताकत की निशानी है।
और मदद की राह इस तरह हमवार होती है जब हम ये फिक्र करना छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। एक जो मैं ये भी टिप देना चाहूँगा कि ये जो मुक़द्दस मंसूबा है अपने किसी फैमिली मेम्बर को नशे से निजात दिलाने का, अगर आप पुरजोश तरीके से इस मंसूबे में हिस्सा लें और इसको एंजॉय करना शुरू कर दें तो ये एंजॉयमेंट आपको थकने नहीं देगी और आखिरकार आप कामयाबी हासिल कर लेंगे। आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो ख्याल दिमाग में चलता है तो वो OCD के ज़ुमरे में ही आता है और ये वहम भी हो सकते हैं, वसवसे भी हो सकते हैं, ये कुछ ऐसी हरकत व सकनात भी हो सकती हैं जो बाज़ औक़ात अच्छी समझी जाती हैं। अपनी नेचर में OCD सेल्फ रिग्रेसिव है जी, यानी सेल्फ लिमिटिंग है, यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें आप कुछ ना भी करें तो वो बेहतर हो सकती है, तो अगर आप कुछ करेंगे तो कितनी बेहतर हो सकती है, पर जब तक ये बेहतर नहीं होती तो ज़िंदगी तो बहुत अजीरन रहती है, इसलिए कोशिशें करना लाजिम है। आज इत्तफाक से हमारे साथ प्रोफेसर राहील करीम बैठे हैं जो इसमें बड़ा यद-ए-तूला रखते हैं और बेइंतहा महारत रखते हैं, तो हम चाहेंगे कि हम आज वहम और वसवसों तक ज़्यादा महदूद रहें। हर शख्स को वसवसे भी आते हैं और हर शख्स एक हद तक कंपल्सिव बिहेवियर भी डेमोन्स्ट्रेट करता है ना। जहाँ ये बीमारी का पहलू इख्तियार जब करता है तो उसमें एसेंशली जब इंसान की रोज़मर्रा की फंक्शनिंग अफेक्ट होनी शुरू हो जाए, राइट, जहाँ वो अलामतें क्रिपलिंग हो जाएं जी, जो उनकी प्रोडक्टिविटी को, उनके रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करना शुरू करें जी, सो दैट इज़ वेयर आई थिंक इट बिकम्स अ डिसऑर्डर, वो एक बीमारी की सूरत इख्तियार कर जाती है। ऑब्सेशन जो है इज़ द कॉग्निटिव एलिमेंट, यानी कि ज़हनी एलिमेंट है इसका, सोच का। जी हाँ, तो बड़ी सिंपल सी बात है, पहले सोच आती है फिर बिहेवियर आता है ना। ये एक काबिल इलाज मर्ज़ है, वो जो हमेशा कहा जाता था पहले कि जी वहम का कोई इलाज नहीं होता, तो अब ऐसा नहीं है कि वहम का कोई इलाज नहीं है, इसके लिए बाकायदा इलाज मौजूद है और एक जिद्दोजहद है जो लंबी जिद्दोजहद है। जो बंदा वहम करता है तो एक बुनियादी जो नुस्खा है वो ये है कि उसके वहम का हिस्सा ना बने और उसके वहम को ख़त्म करने के लिए कभी तसल्ली ना दें। आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो ख्याल दिमाग में चलता है तो वो OCD के ज़ुमरे में ही आता है और ये वहम भी हो सकते हैं, वसवसे भी हो सकते हैं, ये कुछ ऐसी हरकत व सकनात भी हो सकती हैं जो बाज़ औक़ात अच्छी समझी जाती हैं। अपनी नेचर में OCD सेल्फ रिग्रेसिव है जी, यानी सेल्फ लिमिटिंग है, यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें आप कुछ ना भी करें तो वो बेहतर हो सकती है, तो अगर आप कुछ करेंगे तो कितनी बेहतर हो सकती है, पर जब तक ये बेहतर नहीं होती तो ज़िंदगी तो बहुत अजीरन रहती है, इसलिए कोशिशें करना लाजिम है। आज इत्तफाक से हमारे साथ प्रोफेसर राहील करीम बैठे हैं जो इसमें बड़ा यद-ए-तूला रखते हैं और बेइंतहा महारत रखते हैं, तो हम चाहेंगे कि हम आज वहम और वसवसों तक ज़्यादा महदूद रहें। हर शख्स को वसवसे भी आते हैं और हर शख्स एक हद तक कंपल्सिव बिहेवियर भी डेमोन्स्ट्रेट करता है ना। जहाँ ये बीमारी का पहलू इख्तियार जब करता है तो उसमें एसेंशली जब इंसान की रोज़मर्रा की फंक्शनिंग अफेक्ट होनी शुरू हो जाए, राइट, जहाँ वो अलामतें क्रिपलिंग हो जाएं जी, जो उनकी प्रोडक्टिविटी को, उनके रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करना शुरू करें जी, सो दैट इज़ वेयर आई थिंक इट बिकम्स अ डिसऑर्डर, वो एक बीमारी की सूरत इख्तियार कर जाती है। ऑब्सेशन जो है इज़ द कॉग्निटिव एलिमेंट, यानी कि ज़हनी एलिमेंट है इसका, सोच का। जी हाँ, तो बड़ी सिंपल सी बात है, पहले सोच आती है फिर बिहेवियर आता है ना। ये एक काबिल इलाज मर्ज़ है, वो जो हमेशा कहा जाता था पहले कि जी वहम का कोई इलाज नहीं होता, तो अब ऐसा नहीं है कि वहम का कोई इलाज नहीं है, इसके लिए बाकायदा इलाज मौजूद है और एक जिद्दोजहद है जो लंबी जिद्दोजहद है। जो बंदा वहम करता है तो एक बुनियादी
जो नुस्खा है वो ये है कि उसके वहम का हिस्सा ना बने और उसके वहम को ख़त्म करने के लिए कभी तसल्ली ना दें। आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो ख्याल दिमाग में चलता है तो वो OCD के ज़ुमरे में ही आता है, और ये वहम भी हो सकते हैं, वसवसे भी हो सकते हैं, ये कुछ ऐसी हरकत व सकनात भी हो सकती हैं जो बाज़ औक़ात अच्छी समझी जाती हैं। अपनी नेचर में OCD सेल्फ रिग्रेसिव है जी, यानी सेल्फ लिमिटिंग है, यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें आप कुछ ना भी करें तो वो बेहतर हो सकती है, तो अगर आप कुछ करेंगे तो कितनी बेहतर हो सकती है, पर जब तक ये बेहतर नहीं होती तो ज़िंदगी तो बहुत अजीरन रहती है, इसलिए कोशिशें करना लाजिम है। आज इत्तफाक से हमारे साथ प्रोफेसर राहिल करीम बैठे हैं जो इसमें बड़ा यद-ए-तूला रखते हैं और बेइंतहा महारत रखते हैं, तो हम चाहेंगे कि हम आज वहम और वसवसों तक ज़्यादा महदूद रहें। हर शख्स को वसवसे भी आते हैं और हर शख्स एक हद तक कंपल्सिव बिहेवियर भी डेमोन्स्ट्रेट करता है ना। जहाँ ये बीमारी का पहलू इख्तियार जब करता है तो उसमें एसेंशली जब इंसान की रोज़मर्रा की फंक्शनिंग अफेक्ट होनी शुरू हो जाए, राइट, जहाँ वो अलामतें क्रिपलिंग हो जाएं जी, जो उनकी प्रोडक्टिविटी को, उनके रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करना शुरू करें जी, सो दैट इज़ वेयर आई थिंक इट बिकम्स अ डिसऑर्डर, वो एक बीमारी की सूरत इख्तियार कर जाती है। ऑब्सेशन जो है इज़ द कॉग्निटिव एलिमेंट, यानी कि ज़हनी एलिमेंट है इसका, सोच का। जी हाँ, तो बड़ी सिंपल सी बात है, पहले सोच आती है फिर बिहेवियर आता है ना। ये एक काबिले इलाज मर्ज़ है, वो जो हमेशा कहा जाता था पहले कि जी वहम का कोई इलाज नहीं होता, तो अब ऐसा नहीं है कि वहम का कोई इलाज नहीं है, इसके लिए बाकायदा इलाज मौजूद है और एक जिद्दोजहद है जो लंबी जिद्दोजहद है। जो बंदा वहम करता है तो एक बुनियादी जो नुस्खा है वो ये है कि उसके वहम का हिस्सा ना बने और उसके वहम को ख़त्म करने के लिए कभी तसल्ली ना दे, और एक जिद्दोजहद है जो लंबी जिद्दोजहद है। जो बंदा वहम करता है तो एक बुनियादी जो नुस्खा है वो ये है कि उसके वहम का हिस्सा ना बने और उसके वहम को ख़त्म करने के लिए कभी तसल्ली ना दे। आ जाइए नाज़रीन, अब ब्रेक पे जाने से पहले मिस नादिया शेख जो हैं, जो कि अजीज़ व अकारिब भी आए हुए हैं माशाल्लाह, शेख हैं, शेखा नादिया भी कह सकते हैं हम, और पाकिस्तान में बड़ी बहार आई हुई है माशाल्लाह। और माशाल्लाह थैंक यू, मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था। ये जो आप क्योंकि नादिया शेख हैं तो शेखों की वजह से बड़ा फ़ायदा है हमें, तो मैंने आपका भी शुक्रिया अदा करना था। और फिर उसके अलावा इतने काम की बातें आपने, दानिशमंदी की बातें की। अच्छा, बिल्कुल। और हम ख़वातीन हज़रात, अगर आप भूल ना गए हो, ब्रेक में जाने से पहले इनपुट ले रहे थे आपकी भी, और हमारे साथ जो स्टूडियोज़ में असद अस्कर साहब भी हैं मौजूद और मिस नादिया शेख भी, तो हम ये बात कर रहे थे कि जब हम तासुबात की ऐनक लगा लेते हैं तो फिर लोग जो हैं वो हमें अपने से मुख्तलिफ नज़र आने लगते हैं। और मिस बता रही थी कि कई दफ़ा हम ख़ुद को दूसरों से बरतर समझने लग जाते हैं। असद बता रहे थे कि कुछ लोग जो हैं अपने आप को दूसरों को अपने आप से कमतर समझते हैं। तो ये जो एक जो हम आपस में एक दूसरे से कुछ फ़र्क रखते हैं, ये क्या नॉर्मल बात है या ये कोई गलत बात है या ये ठीक है? ये हमारी ज़िंदगी का, हमारी परंपरा का जो है ये हिस्सा है, या फिर आपने कहा कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सभी में ये सिलसिला है। कभी कोई जो है पैसा किसी के पास ज़्यादा होता है, दौलत ज़्यादा होती है, वो समझता है कि नहीं ये बाकी लोग मुझसे कम कर रहे हैं, स्टेटस। किसी के पास डिग्री बहुत भारी भरकम होती है, कोई नॉलेज की वजह से समझता है, किसी के पास स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज़ हैं। फिर आपने कहा कि इवन जेंडर की बुनियाद पे किसी को कई जगहों पे मर्द जो हैं वो ख़वातीन को अपने से कमतर समझते हैं, कहीं जो है ख़वातीन जो हैं वो भी मर्दों को प्रेस आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट ख़वातीन का ही आपस में करती हैं कि मतलब जैसे
पेचा सा पड़ जाता है। एग्जैक्टली है जैसे बसंत बहार चल रही है, कोई एक बड़ा गुड्डा एक छोटी गुड्डी को एक दूसरे को ऐसे काट दिया है, बोक काटे कर दिया। जहाँ तक खवातीन की मर्दों के साथ कंपैरिजन की बात है तो वो हमेशा से मैंने ये देखा कि वो अपने आप को बराबरी में लाना चाहती हैं। मुझे नहीं अच्छा, उनको लगता है कि बराबर नहीं है। एग्जैक्टली वो कहीं ना कहीं ये होता है कि हम कहीं मर्दों से कम नहीं, या हमें बचपन से ही कहीं बताया जा रहा होता है कि लड़कियां कोई लड़कों से कम तो नहीं होती है, या अच्छा ये कह के वो उनको लगता उनको है एग्जैक्टली फिर ये हम एक मैसेज दे रहे मुंह होते हैं। जुबानी तो ये कहा जा रहा है, मगर कहीं तालीम में, खाना पीने में, चीजें लाके जायदाद में हिस्सा देने जायदाद में लगता है, तो ये जेंडर का भी एक प्रेजुडिस है, तासुब है। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी हो सकता है कि मुल्क जो है मुल्कों से अपने आप को बरतर समझते हो, हर लेवल पे होता है ना ये तो। यानी एक यूनाइटेड नेशंस है, अक़वाम मुत्तहिदा है, मगर वहाँ पे ये हो सकता है कि मुल्क अपने आप को दूसरे मुल्कों से बरतर समझते हो। ऑब्वियसली ये तो हर जगह पे, हर लेवल पे, घरों, फैमिलीज से लेके सिटीज, फिर सिटीज भी एक दूसरे को बड़ा समझती हैं, फिर सूबों तक, फिर मुल्कों तक, और फिर बर्रे आज़मों तक बात चल जाती है। माय गॉड, ये मिस फिर नॉर्मल है, ये फिर कोई अब नॉर्मल चीज़ नहीं है। फिर लोग इसके, मुझे फिर ये बताएं, जब अगर बर्रे आज़म अमेरिका समझता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा, वो किस बुनियाद पे अपने आप को समझते हैं कि हम ज्यादा, वो शायद तरक्की उन्होंने ज्यादा जल्दी तरक्की याफ्ता है, उनके पास भी पैसा है, मॉडर्निज्म है, साइंस, यस, तालीम, इजादात है उनके इजादात। पास। अच्छा, ये एजाज साहब, अब किसी मुल्क की बात हो रही है, किसी इंसान की, तो अपने आप को बेहतर समझना, अब सिर्फ अपने आप, अपनी क्वालिटीज़ को मद्देनज़र रखना, मतलब अब आपने इतना ज़बरदस्त कोट पहना हुआ, हाँ हाँ, तो इस वक्त आप समझ रहे हैं कि आप सबसे अच्छे हैं? नहीं, कोट तो अच्छा पहना हुआ यही तो मैं बताने लगा हूँ कि ये मुझे ऐसा लगे कि मुझे अच्छा लग रहा है, ये यहाँ तक बात ठीक है, ये कोट भी अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसमें बहुत अच्छा लग रहा हूँ, और ये समझना कि मैं एजाज साहब से भी अच्छा लग रहा हूँ, इससे भी अच्छा लग रहा हूँ, ये गलत है। कंपैरिजन के अच्छा, मतलब अगर अमेरिका की बात करें तो उनके पास ऑब्वियसली वो बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, और वहाँ पे कोई अगर उनकी बात ना माने या उनसे लड़े तो उसके ऊपर एटम बम मार देते। नहीं, ये तो अपना दिफा करना या फिर मुकाबला करना, दिफा तो कमजोर करता है ना। दिफा तो करना ठीक है, मगर देखें वहाँ जापान में इतनी दूर था मुल्क, करीब तो नहीं था। हाँ बिल्कुल, मगर वो ज़रा उनके करीब आए, पर्ल हार्बर एक जगह थी, वहाँ पे आए, उन्होंने आके तैयारे वगैरह वहाँ गिराए, दहशत फैलाई। हाँ, उन्होंने जाके 2 बड़े बड़े बम, एक नहीं, एक अंकल बम और एक आंटी बम सही है, ठीक हाँ, ठीक, एक अंकल बम मारे हिरोशिमा पे, सही, नागासाकी हिरोशिमा, और एक आंटी बम मारी नागासाकी पे, उसका नाम भी था लिटिल बॉय। वो अभी तक वो उसके असरात नहीं गए वहाँ, ताबकारी के अभी तक वहाँ पे वो कोई एक साथ ही ना एकदम कोई समझे को 5 लाख बंदा एक सिटी में, 5-6 लाख 10 लाख बंदा एक सिटी में, तो वो कर सकते हैं, कोई उनके साथ आंखें निकाल के तो देखे। ये तो बुराई हुई ना एक, हम मतलब डिस्क्रिमिनेशन, अपनी बायसनेस पे बात क्वालिटीज कर को रहे हैं। गलत इस्तेमाल करना ये गलत है, तो ये बायसनेस इज बेसिकली लाइक अपने पैसे को भी गलत इस्तेमाल करना, मतलब अपनी। अच्छा ये बताइए कि ये जो अफ्रीका में लोग रहते हैं, ये इंसानों में इनका कमतर तजुर्बा है, वो है दर्जा, इंसानों में तो नहीं कह सकते हैं। नहीं तो वो देखें ना, मुख्तलिफ अदवार में इनको बना लेते थे गुलाम, नाइजेरियंस, जितने भी अफ्रीका के वहाँ ब्लैक्स जो थे, ये क्या वजह है? शायद उनके पास रिसोर्सेज इतने नहीं हैं कि वो दुनिया के साथ चल सकते हैं, और लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं, बस ये हम कह सकते हैं। रिसोर्सेज तो उनके पास इतना खूबसूरत एक जंगल है वहाँ, शायद उनकी जो है शेर जिसकी बातें हो रही थी वो वहाँ पे हैं,
और बड़े एनिमल्स हैं, बड़ा अच्छा वहाँ पे वो क्या कहते हैं और भी मादनियात हैं। ये साउथ अफ्रीका जो है, जनूबी अफ्रीका, ये तो बड़ा रंग ज़बरदस्त नस्ल की बुनियाद पे उनको सर, रंग की बुनियाद पे ब्लैक फ़र्क पड़ता है वैसे इससे? हम बेसिकली सिखाए जाते हैं कुछ चीज़ें बचपन से सुन के, या कि काले होने से या सांवला होने से या बहुत वाइट होने से या पिंकिश कलर है अगर आपका तो आप सुपीरियर हो। रियल में तो ऐसा नहीं है। कब से हुआ ऐसा? ये शुरू से ही ऐसे है ना, मुझे तो नहीं पता कब से, लेकिन मुझे तो इस्लाम में भी मैंने बताया, इस्लाम से भी पहले का है ना ये तो 1400 years ago ये था, तो मना किया गया ना कि किसी काले को गोरे पे देखें बात सुने इस्लाम का, क्योंकि आपने जिक्र कर दिया तो वो एवरी रिलीजन एक्चुअली मैं आपसे talks about that. मैं अर्ज करने लगा, आपने क्योंकि जिक्र किया, वो बड़ी मुश्किल हुई, बड़ी बेचारों को अमेरिका जैसे मुल्क में जो काले थे ना, स्याह फाम, अफ्रीकन नज़ाद, उनको एक तो जानवरों की तरह ले के गए उधर अमेरिका में गुलाम बनाकर। हाँ, और वहाँ ले जाके उनको जनाब वोट देने की इजाज़त नहीं, उनको सेम जगह खाने की इजाज़त नहीं, एक जगह बैठ नहीं सकते, उनको इंसान कमतर समझते, और लिटरली ये समझते थे कि ये हमारे बराबर के लोग नहीं, हम गोरे यानी अंग्रेज़, चमड़ी की बुनियाद, चमड़ी की बुनियाद पे, तो ये कैसे हमारे बराबर हो सकते हैं? और इनकी अकल समझ सूझबूझ भी कम है। मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक अम्मी थी, एक तो उनकी बायोलॉजिकल मदर थी ना, वो तो जल्दी 5 साल के थे फौत हो गई, मगर उससे पहले एक तो हलीमा सादिया थी जो इनको लेके गई परवरिश की। एक दो और भी ऐसी अम्मी थी रसूल अल्लाह की जिनको रज़ाई माँ कहते हैं, जिन्होंने उनको दूध पिलाया था। दे वर ब्लैक लेडीज, माशाल्लाह 2 थी मेरा ख्याल ऐसी। और रसूल अल्लाह उनको बिल्कुल जब मिलते थे तो ऐसे मिलते थे जैसे अपनी अम्मी की तरह मिलते थे। मेरा ख्याल है एक का नाम उम्मे ऐमन था। तो मतलब आप इससे अंदाज़ा कर लें। अच्छा, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं वो बड़े लोग नहीं हो सकते, तो जब मुसलमानों को कहीं सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी, तो जो पहली हिजरत उन्होंने की मुसलमानों ने, वो हबशा में की, अफ्रीका। दे वेंट फ्रॉम मक्का टू हबशा, और वहाँ का जो किंग था, ही वॉज अ ब्लैक मैन, उसने प्रोटेक्शन दी इनको। तो फिर ये तो ऐसी बात तो कोई नहीं है। ओबामा भी तो देखें अमेरिका तो का फिर ये ओबामा जो था, जिसके अब्बू जी जो थे वो कीनिया के थे, तो ये ओबामा प्रेसिडेंट बन गया। बिल्कुल। और जो उससे पहले जो थी बुश की, जैसे फॉरेन मिनिस्टर होता है ना, इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहाँ पे होती है, वो जो औरत थी वो भी ब्लैक लेडी थी, फॉरेन मिनिस्टर टाइप। तो फिर ये किस तरह से कम हुए, किस तरह से? हाँ, ऑब्वियसली, मतलब इसका मतलब है कि अब अमेरिका को भी या फिर दूसरे जो ममालिक, दे आर गेटिंग सिविलाइज्ड, मोर सिविलाइज्ड। इसका मतलब है कि जो इम्तियाज बरतता है वो अनसिविलाइज्ड होता है। अनसिविलाइज्ड और वो समझ ये रहा है कि मैं ज्यादा सिविलाइज्ड हूं, लेकिन एक्चुअली नहीं होता, वो जहालत में जी रहा। ये जहालत का काम है। लोग तो समझते हैं जी हम तो इनसे बेहतर हैं, सिविलाइज्ड हो रहे हैं ना वो, और समझ बूझ आ रही है, उनको पता लग रहा है कि हम तो गलत कर रहे हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने मुआशरे में उनसे भी पहले सिविलाइज थे। एग्जैक्टली, यही तो ब्यूटी है। वो जो बिलाल हबशी थे, जो गुलाम थे किसी के, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उनको आज़ाद कराया था, और फिर कोई नमाज ऐसी होती नहीं थी जिससे पहले वो अजान ना देते हो, तो अजान देते थे तो नमाज होती थी। अच्छा, ये बताइए कि अगर मैं अंग्रेज़ी बड़ी फरफर बोलता हूँ ज़ुबान की बुनियाद पे भी इम्तियाज़ करते हैं, ये मैं भूल गई थी बताना। पाकिस्तान में तो ये बहुत है, बल्कि एशिया में। और एशिया में एक और बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, हम तो ये कह रहे हैं ना कि जो ब्लैक्स हैं उनको लेके जाते थे और उनको ग़ुलाम बनाते थे। मैंने पाकिस्तान में देखा है जो
ब्रिक लेबर्स हैं, मतलब भट्टे पे जो काम करते हैं, पाकिस्तान में लोगों ने उनको गुलाम बनाया हुआ, पूरी पूरी फैमिली। उनमें क्या कमी है? कमी बस वो मजबूर हैं, ये ठीक कह रहे हैं, ऐसा है, मजबूर हैं और उनको देते हैं कर्जा। मिसाल के तौर पे किसी को 50,000 रुपये कर्जा दिया है उन्होंने अपना, जब बारिशें होती हैं, मैंने इसको सर्च किया हुआ है सारा, जब बारिशें होती हैं तो इनके पास काम नहीं होता, ईंटें नहीं बनती। एग्जैक्टली। ईंटें नहीं जब बनती तो इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे ख़त्म हो जाते। ठीक। फिर वो इनको देते हैं कर्जे। ठीक है। 50,000 दे दिया, किसी को लाख दे दिया, किसी को 2 लाख दे किसी दिया, को अनाज दे दिया, अनाज। तो वो कर्जा वो सारी जिंदगी नहीं उतार सकते। क्यों? उसके ऊपर ब्याज बहुत होता है, सूद बहुत। हाँ, सूद होता है और हर महीने लगता है, हर साल लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, तो वो उनकी नस्लें अदा नहीं कर एक्यूमुलेटिव, पाती, पूरी नस्लें वहाँ पे रहती हैं। और बॉन्डेड लेबर कहते हैं उसको। हाँ, एग्जैक्टली, बॉन्डेड लेबर, वो वहाँ से जा नहीं सकते, जा भी नहीं सकते और उनके बच्चे पढ़ भी नहीं सकते। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने बताया कि मर्द जो हैं वो अमूमी तौर पे हर मुआशरे में औरतों के साथ मुसावी सलूक नहीं करते, माँ बाप अपनी बच्चियों के साथ नहीं करते, तो अब ये थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है। फ़र्क वो इसलिए पड़ रहा है, लेकिन फ़र्क इसलिए पड़ रहा है जैसे जैसे लोग तालीम हासिल कर रहे हैं तो वो अपना हक समझना शुरू हो गए हैं, उनको समझ आ गई कि हमारा राइट क्या है। बेसिकली लड़कियों को भी कि व्हाट इज़ द एक्चुअल राइट ऑफ फीमेल। एजुकेशन से फ़र्क ये शऊर आता है जी। तो जब लोगों को खुद पता लग रहा होता है कि हमारा राइट क्या है, तो वो जब एक इंडिविजुअल अपने राइट के लिए खड़ा होता है तो ऑब्वियसली फिर फ़र्क तो पड़ेगा। कोई राइट आपको आपका क्यों देगा, खुद हक तो लेना पड़ता है। हक कहीं मांगने से मिलता है, हक की खातिर तो जंग होता है। ये बात जो मुकद्दर पे हो गया काने आखरश वही तंग होता है। और एक कलंदर की बात भी सुन ले, इनका अपना ही ढंग होता है। एग्जैक्टली। ठीक है। तो अच्छा, ये बताइए कि अगर किसी का रंग पीला हो और नाक चपटी हो। अच्छा, ठीक है। हैं? तो जैसे कि होता है, जैसे कि अपने इधर ही चाइनीज हैं, जापानीज नहीं, जापानीज। अच्छा, जापानीज का भी तो रंग, उनको अपने से कोई लोग समझते हैं ये बड़े सुपीरियर लोग, और चाइनीज को समझते हैं कि ये इतने नहीं है। और जो उधर फिर जो जापान की चीजें जो हैं वो भी कहते हैं कि जापानी है, ये ज्यादा महंगी है। दैट इज समथिंग इसकी क्वालिटी ये एक नंबर चीज है, क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है। तो क्या चीज़ है जिससे उन्होंने अपना मकाम ऊंचा बना लिया, जबकि उनको बम भी मारे गए, आंटी बम मारी, अंकल बम मारे। जापानीज जो है ना, वो एक्चुअली उन्होंने तरक्की की है, वो टाइम के पाबंद लोग हैं। अच्छा। और फिर वो बड़े टारगेट ओरिएंटेड, कि अगर टारगेट ओरिएंटेड हो, प्रोडक्टिव हो, साइंटिफिक बुनियादों पे कोई हो, और तो फिर रूल्स हैं उनके। अच्छा, कुछ इसमें एक और भी बात है, फिर उनको ऊपर समझना शुरू कर देते हैं। नहीं, किसी को समझना। अब जापानीज को बेहतर समझना कोई बुरी बात नहीं है, ये उनके लिए वो कोई बुरे लोग नहीं है। मतलब अगर वो अपने आप को बहुत ज़बरदस्त समझें तो ये शायद गलत है, लेकिन अगर कोई उनको बेहतर समझता है या बेहतरीन समझता है तो ये उनका प्लस पॉइंट है। अगर कोई अपना, मैं बहुत छोटा था तो मेरे दोस्त ने ना, या आपने तो कहनी है आपका तो जो कीबोर्ड है वो भी जापानी है। हाँ जी मैं वैसी बात बताने लगा हूँ, शायद इससे मेरी बात क्लियर हो जाए। बजाने वाला पाकिस्तानी। हाँ मेरा दोस्त ने ना अपना नाम दीवार पे लिखा क्लास में, तो हमारी एक टीचर थी, कहते कि बेटा ये किसने नाम लिखा है आपका? कहते मैंने खुद लिखा है। कहते आपने खुद लिखा है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, जब लोग आपका नाम लिखेंगे तो फिर आप समझें कि आप मशहूर हैं। आप अपना नाम जब खुद लिखेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। आप इतने काबिल हो जाएं कि लोग आपकी तस्वीरें बनाएं, आपका नाम लिखें या आपके पोस्टर लगें, तो ये फ़र्क बात है। और अगर जापानी अपने आप को बड़ा खुद सुपीरियर समझें, ये फ़र्क बात है, लेकिन जब लोग उन्हें बेहतर समझते हैं, ये फ़र्क बात है। अच्छा, जो जर्मन्स थे, जर्मन्स जो है वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में वो कहते थे कि हम जो है ना एरियन रेस है, हम बाकी यूरोप की तमाम जो अक़वाम है उनसे सुपीरियर हैं। तो फिर लड़ाई शुरू होगी।
मैदान हिटलर साहब आ गए, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो ये रंगो नस्ल की बुनियाद पे जब कोई किसी को अपने आप से कमतर समझता है या कोई अपने आप को सुपीरियर समझता है, ये जो अमेरिका में कह लें तासुब और ये चीज़ें, और फिर ज़ुबान की बुनियाद पे, और फिर सिटीज़ में अगर हम कहें सूबों की बुनियाद पे सूबाइयत, असबियत, ये सारी ये तासुब की बुनियादें हैं ना। और ये जो ख़वातीन अभी बात कर रही थी कि भाई लड़कियां या लड़के जो हैं, लड़कों को ये माँ माइंड सेट अगर देती है कि तुम बीवी के साथ सख्ती कर सकते हो, कंट्रोल च रखेंगे, कंट्रोल में रखना है, तो बहुत बड़ नहीं करन देना। तो मेरे साथ भी किया गया था। तो हमने ऐसे ही मतलब मुझे ये समझ नहीं लगती वैसे कई दफ़ा कि जो ख़वातीन हैं, अब एक ड्रामा लगता था सास भी कभी बहू थी, तो इनको खुद भी पता होना चाहिए कि हमारे साथ ये होता रहा है, तो उनकी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी बहू के साथ या हमारी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटी के साथ तो नहीं होना। अच्छा, वैसे इन्होंने अभी बात की है, मगर बहू के साथ खैर है। मतलब उनको खुद इसका अंदाज़ा होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो अब उनको मेरे ख्याल से ज़्यादा एहसास करना चाहिए बहू का कि बहू को तो। अच्छा सर, एक चीज़ मैंने ऐड करनी थी, जैसे भी बात हो रही है ख़वातीन के ऊपर, मतलब तशद्दुद ही कह लें, तशद्दुद भी हो जाता है, या ये बात या तअस्सुब की हम बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मेल्स को ये सिखाया जाता है कि क्योंकि एक बेटा जब अपनी माँ को देखता है अपने बाप के हाथों पिटते या उसकी बेइज्जती होते हैं या उसके साथ तअस्सुब किया, मुझे तो हद कि ये भी लगता है मिस कि वो अपनी माँ की भी इज्जत फिर कम करता है। कहने की हद तक माँ जी करता है, पर फिर वो ये भी कह देता है कि मेरा खाना कहाँ है, मेरे कपड़े कहाँ हैं, ये मेरा ख्याल क्यों नहीं रखा। नहीं, इसकी एक दूसरी सूरत भी हो सकती है, आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा भी होता है, लेकिन उसको जब ये पता लगता है कि मेरी माँ जो है उस पर जुल्म हो रहा है या उसको उसके साथ जस्टिस नहीं हो रहा, तो वो माइंड सेट बना लेता है कि मैंने अपनी माँ की इज्जत करनी है, बस अपनी माँ को सिक्योर करना है। माँ की इज्जत करनी माँ अब वो जब उसके घर में कोई दूसरी औरत आती है तो वो कंपेयर करता है अपनी माँ से ही उसको। अच्छा, कहीं ना कहीं कभी कोई खाना बनाती तो वो नुक्स निकालता है कि तुम मेरी माँ जैसा बनाओ, वो तो ऐसा बनाती थी, तुम ऐसा। तो वो बेसिकली अपनी माँ के साथ सारी ज़िंदगी अपनी खातून, अपनी जो बीवी है उसको जब कंपेयर करता रहता है, तो वो अपनी बीवी की इज्जत, यानी कि उसके बच्चों की जो माँ है उसकी इज्जत करना वो कहीं ना कहीं भूल जाता है अपनी माँ की। आपका पैगाम ये है कि माँ की इज्जत ज़रूर करें, लेकिन किसकी माँ की इज्जत? हर औरत एक माँ भी तो होती है ना, हर औरत की इज्जत करनी चाहिए। यानी कि माँ की इज्जत ज़रूर करें, चाहे वो आपकी अपनी हो चाहे आपके बच्चों की। एग्जैक्टली मतलब माँ की इज्जत करनी, किसकी माँ की? सिर्फ अपनी माँ की इज्जत करनी, यानी दूसरों की माँ की आप इज्जत नहीं करेंगे। आप अपनी बीवी की माँ की भी इज्जत कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये सारे जोक्स जो बने हुए हैं ये या तो मियाँ बीवी के दरमियान बने होते हैं या मदर इन लॉ के बने होते हैं, लेकिन माँ के ऊपर तो कभी इस तरह का हमने नहीं ना, हालांकि हो सकता है कि आपकी अपनी अम्मी किसी के मदर इन लॉ भी हो। एग्जैक्टली होता ही है ना, बेटी है तो फिर वो। तो एक जो बेसिक बात भी मैंने की कि जब माँ की इज्जत करनी एक मर्द ये सोच लेता है तो वो सिर्फ अपनी ही माँ की हद तक लिमिटेड रहता है और अपनी माँ के साथ दूसरी सारी औरतों को कंपेयर करता है। अच्छा मिस, ये तो फिर जायज़ है ना कि जो अगर हिंदुस्तान में ज़्यादा हिंदू रहते हैं, उनकी ताकत है, तो वहाँ पे अगर मुसलमानों को वो थोड़ा बहुत दबा लेते हैं तो क्या हर्ज है? भाई मेजॉरिटी जो है रिलीजन की बिना पे, अब हम रिलीजन की बुनियाद पे अगर थोड़ा सा दबा लेते हैं, या अगर कोई ज्यूज़ है तो वो कहते हैं कि वी आर द चोजन वंस, हम ख़ास लोग हैं। अगर तो इसमें क्या बुरा है? अगर हम मुसलमान थोड़ा सा महसूस करते हैं कि सिर्फ हमने ही जन्नत में जाना है और किसी ने नहीं जाना, तो इसमें मतलब देखो वहाँ हिंदू थोड़ा सा ये महसूस कर लेते हैं कि भाई वो मेजॉरिटी में है तो उनकी बात मानी जाए, ज्यूज़ थोड़ा सा महसूस कर लेते हैं तो वो अपनी जगह हैं, और हम मुसलमान क्योंकि फिर महसूस करते हैं कि जन्नत में तो जाने हमने है फाइनली। और क्रिश्चियन जो हैं वो वैसे कहते हैं कि भाई वो तो बख्शाएं, वो तो मतलब माफ़ी के साथ वो कहते हैं कि भाई वो जो है क्योंकि बहुत बड़ी
दे दी सैक्रिफाइस जीसस ने, तो इसलिए मतलब हम सबसे बात तो सच भी है एक तरह से। नहीं वो मतलब देखिए अब दोनों काफ़ी फ़र्क है ना, अकायद में फ़र्क है, यस, अकीदों में फ़र्क है। जो ज्यूज़ हैं उनका अकीदा थोड़ा डिफरेंट है, क्रिश्चियंस का अकीदा डिफरेंट है, मुसलमानों का अकीदा डिफरेंट है, हिंदुओं का अकीदा डिफरेंट है। तो क्योंकि ये सब मुख्तलिफ अकीदे हैं तो फिर एक दूसरे से बेहतर है, और अगर कोई किसी से बेहतर है तो दूसरा उससे कमतर है। एक चीज़ ऐड करूँगी मैं, अगर कोई भी हर रिलीजन का बंदा अपने रिलीजन को अच्छी तरह से सही तरह से स्टडी कर लेना, तो कोई एक दूसरे से कंपेयर करे ही ना दूसरे रिलीजन को। शर्त ये है कि अपने रिलीजन का सही पता होना चाहिए। तो अगर सही पता हो तो फिर तो अपने आप पे नाज कर सकता है ना, और दूसरों को अपने से कम समझ सकता है। नहीं, क्यों? सही पता हो तो ये सारी चीज़ें ही ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि हम ये जो भी सारी बातें हो रही है तब भी पैदा होती है ना जब हमें अपने रिलीजन का सही नहीं पता होता। अगर रिलीजन का सही पता हो, सब एक जैसे थोड़ी होते हैं। तो मुसलमान क्यों करें डिस्क्रिमिनेशन, क्यों तासुब करें? मुसलमान क्योंकि भाई कोई सुन्नी है, कोई शिया है, कोई वहाबी है, इसलिए क्योंकि उनको सही नॉलेज ही नहीं है अपने रिलीजन की बेसिकली। तो वो बताते हैं कि भाई सिर्फ मैं ही मुसलमान हूँ, बाकी सब तो काफिर यही तो हैं। खराबी है तो सही तरह से स्टडी करना ज़्यादा ज़रूरी है, अपने रिलीजन को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी तो वैसे ही नॉन मुस्लिम तो है ही काफिर, और वो जो मुसलमान है जिनका मेरे साथ रिलीजन नहीं मिलता वो भी काफिर है। तो सिर्फ बाकी जन्नत में मैंने जाना है, वहाँ पे मुश्किल है कोई और अकेला ही मैं फिरते रहता और तो किसी ने होना नहीं, बोर नहीं हो जाएंगे काफी बोरियत सी हो सकती है इस नुक्ता नज़र के तहत। बोर हो जाएंगे फिर तो। इनको पता नहीं बनाया किसने, एक ही ने बनाया कि मुख्तलिफ लोगों ने बनाया है। ये जो सारे मुसलमान हैं और हिंदू हैं, ज्यूज़ हैं और बुद्ध मत हैं और ये, मगर ये ज़रूर है कि अगर कोई मुसलमान है और वो किसी के साथ अगर गलत सलूक कर लेता है तो ये फिर भी खैर है, मगर बुद्ध मत अगर कोई ऐसा बुरा काम करते हैं तो ये कबूल नहीं है, क्योंकि वो जो है उनको तो कुछ पता ही नहीं। रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ जो बुरा सलूक कर रहे हैं दैट इज़ नॉट गुड, मगर मुसलमान अगर कर लें तो दैट इज़ ओके। That's not okay. Not okay? No. मुसलमान है यार। अगर जो है ज्यूज़ अगर कुछ कर लेते हैं इसराइल में रहते हुए तो वो चोज़न है, चोज़न वंस, ख़ास खुदा के लोग हैं वो। तो अगर वो फ़लस्तीनी निकम्मे फजूल लोग आके उनके वहाँ पे ज़मीन पे रह रहे हैं और वो कहते हैं कि यहाँ से निकलो, ये तो हमारा ही है क्योंकि यहाँ पे आए थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हमें लेके, तो निकलो यहाँ से। तो वो कहते हैं हम तो पहले उस वक्त भी हम यहीं रहते थे, अब भी हम यहीं रहते हैं। तो ये फिर कैसे मसला हल हो? ये मसला कभी भी हल नहीं होगा जब तक दुनिया है। ऐसे ही है जी असद साहब। अब मोहब्बत से हो सकता है। आपके वो जो गाना है मोहब्बत मांगोगे, हाँ ये उनको सुनना पड़ेगा बार बार पाओगे ये उनकी कैस्टों में भर जाना चाहिए इस गाना। यहाँ की कैस्टों इधर जो चलती हैं दिमाग में। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं ख़वातीन हज़रात आपका काफ़ी टाइम ले लिया और इन लोगों का भी काफ़ी मैंने मगज़मारी की, और ये जो तासुब की मैंने बात की, ये जो मिस से मैंने पूछा कि कभी रंग की बुनियाद पे, कभी पैसे की बुनियाद पे, कभी डिग्रीज़ की बुनियाद पे, कभी स्किल्स की बुनियाद पे, कभी लसानियत की बुनियाद पे, कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, पता नहीं क्या क्या बुनियादों पे हम एक से, हाँ ताकत, जिस्मानी ताकत, एग्जैक्ट। वो कहता है कुसुन नेड़े कि अल्लाह नेड़े कुसुन नेड़े ते इस वेले ते तुसी जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो। वो मैंने कहा ना आपको, ताकत फिजिकली, हाँ ये फिजिकल पावर की बात। ये ख़वातीन की ठुकाई क्यों करते हैं? कुछ माशाल्लाह मजबूत खातून को कोई बंदा मार के तो देखे, उन्होंने बाम उड़ के टाँट मारनी। कई ख़वातीन बाकायदा मर्दों की, अपने मर्दों की ठुकाई कर लेती हैं। हाँ, दिस इज ट्रू। हाँ जी, बताएं मुझे। मेरे साथ एक रहती थी, तारे साथ हो चुके हैं ना हमारे हम किराए पे रहते थे और हमारे जब जनाब किराया नहीं देना उन्होंने आके वो ठुकाई हमारे साथ शेयर करती थी बिल्डिंग।
तो वो बंदा जो था ना वो बहुत पतला था, धान पान का पतला दुबला, और जो उसकी बेगम थी ना उसका कद भी ठीक ठाक 6 फुट का कद था, और ये ऐसे जबरदस्त, और वो डरा रहता था हर टाइम। पहले वो बड़ा सेहतमंद था। अच्छा, आप उससे मिले नहीं, मैं मिला हूँ। अच्छा, वो सारा उसका खून पी गई थी, खून अच्छा, चूस लिया था। उनकी ना एक बेटी थी, वो बाप पे गई थी। अब बेटी थी, और वो काम वो करते, जाहिर मर्द काम करता, वो जॉब से आता, तो ना अब थका हारा बेचारा काम से आया, तो रात को मतलब उसने 3 घंटे ओवर टाइम भी लगाया, 9 बजे घर आया। नहीं, ये बात नहीं थी। मैं बताता हूँ, इस बात पूरी वो इस चक्कर में ज्यादा काम करता था कि घर जाना ही ना पड़े, डर के मारे घर आने से 9 बजे घर आया, अब रोटी खाने के लिए हाथ धो रहे हैं, तो उसकी मिस ओए की कर रहे हैं, कहना हाथ तो कुड़ी चुकन लगा कुड़ी चुकन लगा, रोटी बस तेरी हाथ धो रहे That is so sad. इसका मतलब ये हुआ कि जो भी किसी के साथ ज्यादती करता है, चाहे वो काला गोरे पे करे, चाहे गोरा काले पे करे, चाहे अमीर गरीब पे करे, चाहे गरीब अमीर पे करे, चाहे कोई पढ़ा लिखा जो है वो जाहिल पे करे, कोई जाहिल जो है पढ़े लिखे पे करे, ये गलत है। ये जो माइंड सेट है, अच्छा इसकी ये क्योंकि बहुत राइज है और सदियों से राइज है, तो फिर इसका कोई हल भी तो होना चाहिए। जैसे मिस ने कुछ हल बताए, जैसे बराक ओबामा साहब आ गए, जैसे इन्होंने कहा कि वहाँ पे शायद शऊर आ गया, तालीम आ गई है। फिर उन्होंने बताया कि लड़कियाँ जो हैं वो जो गांव में जो लड़कियों के साथ सलूक होता है, या पसमानदा इलाके जो हैं KPK में अगर कोई है या बलूचिस्तान में है, उसकी बजाय लाहौर में शायद लड़कियों के साथ मेन स्ट्रीम कहीं ऐसे पॉकेट्स में अभी भी बुरा सलूक लड़की करके होता होगा, वरना शायद जिनको पता है जो आवाज़ उठा if they come to know that what the rights they have, then they can stand for that. और ये है कि यानी अगर आपने खातून जो है वो पर्दा हैं, उन्होंने पर्दा किया हुआ है, तो ये कोई कमज़ोरी नहीं है। Exactly. ये कमज़ोरी नहीं है, उनका एक ड्रेस कोड है और कुछ नहीं ये है, उनकी चॉइस है बेसिकली, चॉइस व्हाट दे वांट टू वेयर। मगर लोग समझते हैं कि ये भी कोई शायद जो है इसमें कोई तफाखुर की बात है या कोई इसमें कमी की बात। लेकिन कुछ ख़वातीन इस पे फ़ख्र भी करती हैं। मैं तफाखुर यही तो कहा है मैंने। यस दे बिकम ड्रेस कोड है, प्राउड फॉर दैट कि हम तो पर्दादार तो ख़वातीन। मैं जो ये सारी बात की है ना ख़वातीन हज़रात, आपकी कॉल्स भी मैं लेने के लिए तैयार हूँ, आप भी इस पे बात कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना शुरू कर दें, मुख्तलिफ होने को जो है, देखिए बात सुने, यहाँ पे आए अपना असद असगर साहब, और यहाँ पे कोई 50 किस्म के एजाज कुरैशी घूम रहे हों, तो लबना औखा हो जाएगा कि ये केड़ा है। सही बात। सारे यहाँ पे जो है ना ये हमारे मलिक अरसलान ही घूम रहे हो। ये जो डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है। मिस को हमने बिठाया है, वजूद जन से तस्वीर कायनात में रंग है, अगर है तो फिर जो है इसकी इज्जत होनी चाहिए। मेरी बेटी की कोई इज्जत नहीं है तो फिर इनकी भी इज्जत होनी चाहिए। तो ये जो सोच है डाइवर्सिटी, मिस नादिया शेख भी हैं और भी सिंगर्स हैं और भी लोग हैं, हम इसलिए नहीं कि कोई जो है उसके पास पैसे ज़्यादा हैं, भाई ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये एक जैसे तो नहीं रहता हमेशा। सल्तनत जो थी, रोम की सल्तनत जो थी, रोमन एम्पायर या पर्शियन एम्पायर, या एक ज़माने में यूनान में सारे वो फ़िलासफ़र्स पैदा होते थे, कहाँ होते? यूनान में अब होते हैं फ़िलासफ़र्स। सुना है आपने सुकरात अभी पैदा हुआ हो कोई? सोक्रेटिस और एरिस्टोटल और जाने, अब क्यों नहीं होते? टाइम चेंजेस। फ़िरौन हुआ करते थे वहाँ पे ज़माने के, वो भी वक्तों के, वो इतनी देर कहाँ पे थे वो? मिस्र में। अभी तो एहराम मिस्र ही रह गए हैं, फ़िरौन नज़र कोई नहीं आते। उनकी सिर्फ लाशें हैं।
लाशें इबरत। तो ये जो चेंज है, ये जो तब्दीली है, एक क्लियोपेट्रा हुआ करती थी, क्लियोपेट्रा, जिसपे फिल्म बनाई थी क्लियोपेट्रा, हुस्न, उसने सारों को पटरा कर दिया। अच्छा, हुस्न की बुनियाद पे भी लोग एक दूसरे को अफजल समझते हैं, ब्यूटी, लुक्स, कोई रंग आ जाता है उसमें, रंग आ जाता है। हुस्न। एक ज़माने में बड़ी हसीन हुआ करती थी कुछ एक्ट्रेसेस। दिलीप कुमार साहब बड़े हसीन थे, अभी देखें 90s में है। राजेश खन्ना, राजेश खन्ना तो फौत ही हो गए। क्या खूबसूरत पर्सनालिटी। हाँ हाँ, बड़े रोमांटिक हीरो। विनोद खन्ना, वो भी फौत हो गए, बहुत खूबसूरत। हाँ। तो ये फिर तफाखुर की ये जो बातें हैं और ये जो एक दूसरे के साथ हम अफजल समझते हैं। लो जी, ज़रा फ़ोन लगाएं, अपना नंबर लगाएं, और ख़वातीन हज़रात, ये हमने चंद बातें की हैं और आपने इसके ऊपर अपनी राय का इजहार करना है कि आपको किस बात पे लगता है कि हम किस बुनियाद पे एक दूसरे से बरतर हैं या बदतर हैं, और इस बुनियाद पे हम बात करेंगे। एक फ़ोन कॉल लेंगे हम, मगर फ़िलहाल हम में से एक अच्छा से कोई गाना सुनते हैं। गाना है जो तो होगा ना, गाना ऐसा कि जिसमें कोई हमें छोड़ के ना जाए, वो तो आखिर में होगा, वो तो आखिर में होगा। मगर अभी आप हमें कोई और गाना सुनाएं। अच्छा, एक कॉल आ रही है, पहले हम वो कॉल ले लेते हैं, कॉल ले लेते हैं और फिर उसके बाद हम आपने वो गाने की तैयारी पकड़ लेनी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं जाऊस भाई, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। लो जी फरी, आज हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये जो मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे हम प्रेजुडिस में चले जाते हैं, तासुब में चले जाते हैं। आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होने के नाते ये बताएं कि इससे हमारी साइकी पे, हमारा आसान अल्फाज में, हमारा कुछ दिमाग ख़राब होता है थोड़ा सा? थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा खराब होता है। तो ये कॉग्निटिव एरर डेवलप होता है हम में। अच्छा, कैसे होता है? बात ये है कि इंसान में जब इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना जी, तो वो जेनरेट करता है उसके अंदर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को। और ये देखें मिस, ये फरी, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, पहलू। जी, ओके। और पेशेंट जो है वो ये समझ रहा होता है कि मैं बड़ा सुपीरियर हूँ। और ये जो अभी बातें ये लोग कर रहे थे ना, ये दोनों नॉन साइकोलॉजिस्ट जो बैठे हुए हैं आपके साथ, बातें इन दोनों की इंतहाई जबरदस्त थी। और असद असगर जो है ये बड़ी प्रैक्टिकल बातें कर रहे थे भी, जो ये कोर्ट की एग्जाम्पल और की जो ये बातें कर रहे थे, बड़ी प्रैक्टिकल बातें कर रहे थे ये। और नादिया की भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें थी। ठीक। तो इससे पहले कि मेरी कॉल ड्रॉप हो जाए, मैं आज नादिया से ये पूछना चाहूंगी कि कौन सा गाना लाइन अप किया हुआ उन्होंने आज के लिए? नादिया ने 2 गाने लाइन अप किए हुए हैं, ये आपको यक के बाद दीगरे बताएंगी कि पहले कौन सा आ रहा है मिस? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने। आपको आ रही है आवाज फरी? किस्मत की तो वो सारी इनमें से जो दुखी नहीं है, जो अच्छा है, वो जो है ना मेरी अम्मी को डेडिकेट कर दें, क्योंकि आज मेरी अम्मी की बर्थडे। अच्छा, ये देखिए कि दोनों ही दुखी नहीं है। तो बस फिर दोनों मेरी मिले हो अम्मी को तुम हमको dedicate बड़े कर दें। नसीबों हाँ, से, ये दुखी तो नहीं है, ये तो एक ब्लेसिंग का वो कर वही रही है। ना। तो पहला जो है वो आपकी तरफ से और हम सब की तरफ से कम कम, यानी मगर आपकी तरफ से ज़्यादातर, कि आपकी अम्मी के लिए डेडिकेट कर रहे हैं कि मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बिल्कुल अम्मी की बात हो रही और है ना? वाकई मैं ये कहूंगी कि मैं अपने आप को लकीएस्ट तरीन बेटी समझती हूँ जो मुझे अल्लाह ने ऐसी अम्मी दी है, जो कि मेरी आंखों को ऐसे रीड करती है ना कि मतलब उनसे मैं कुछ हाइड नहीं कर सकती जी। और बहरहाल ये तो मेरी माँ शायद एक ऐसी भी अल्लाह ने एक हस्ती जैसी बनाई है कि वो इंसान को ना एक एक्सरे की तरह रीड कर लेती है। बिल्कुल। और आप तो अपनी मदर इन लॉ का भी बहुत ख्याल रखती थी। और अल्लाह का शुक्र है कि वो जब इस दुनिया से गई हैं तो मुझे दुआएं देती भी गई हैं। बेशक
और आपका प्रोग्राम जबरदस्त जा रहा है। अभी आप लोग इस पे ये प्रेजुडिस और प्राइड की बात भी कर रहे थे, तो प्राइड के बारे में शॉर्ट सी बात मैं जाते जाते कह दूं कि प्राइड ये खोखले लोगों का, देखिए एक तो प्राइड अच्छे सेंस में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जो बुरे सेंस में एरोगेंस मैं कहूंगी जो लोग यूज करते हैं ना, ये वो लोग हैं जो अंदर से खोखले होते हैं। ठीक, जो कि अभी असद असलर भी कह रहे थे ना कि जो बाद में जिनको कुछ मिलता है उनकी आंखें ऊपर होती है, ये वाकई सच है। तो ये बात है। पर ये जाते जाते आप ये भी बताएं कि ये जो डाइवर्सिटी है जो हम सब में एक फ़र्क है। देखिए बहन भाइयों में फ़र्क है, डीएनए का फ़र्क है, ट्विन्स भी हों, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स भी हों, उनमें भी थोड़ा सा फ़र्क है। और फिर इसी तरह से चलते चलते अक़वाम में, मज़हब में, रंग में, गुफ्तगू में, ये जो फ़र्क है इसको हम सेलिब्रेट करके एक दूसरे को वो मकाम क्यों नहीं देते? लोगों को खुद वो मकाम लेना नहीं आता, ये क्या बात है? देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो दुनिया में मेरे ख्याल में एक ब्यूटी इन्हीं की वजह से है। मैं तो खुद कहती हूँ कि दुनिया एक रंग बिरंगा मेला है। अगर सारे एक ही जैसे होते तो पूरी दुनिया चाइना ही लगती। हम सारे एक ही शक्ल के होते, कोई वैरायटी हम में ना होती, हम सारे चाइनीज ही की तरह के एक ही शक्ल के होते। हमें लगता होगा ना कि चाइनीज सब एक शक्ल के हैं, उनको तो पता चल जाता होगा कि वो फर्क है। उनको ये लगता होगा कि हम पाकिस्तानी सारे एक जैसे हमें एक से लगते हैं। मगर यही वजह है कि ये, बल्कि आपने बातों में जवाब दे दिया कि जो हमसे जुदा होते हैं, जो जितने अलग होते हैं, हमें लगता है ये सब एक ही, इनको लाठी से एक ही चाबुक से हाँकना है। एग्जैक्टली। हालांकि फ़र्क तो उनमें भी होते हैं, होते होंगे, लेकिन हमें वो सारे एक से लगते हैं और उनको हमें एक से लगते होंगे शायद। मगर देखिए हर किसी का अपना अपना दिल धड़क रहा होता है, मगर हमें कई दफ़ा उनके दिल की धड़कन सुनाई नहीं देती। हम उनके करीब जाके ये महसूस ही नहीं करते, उनकी नब्ज़ पे, उनके एहसासात पे हाथ ही नहीं रखते कि इनका भी तो दिल धड़क रहा है, इनको भी तो दर्द होती है, इनको भी तो खुशी होती है। ये बात तो है। नाम था दिल धड़कने दो, वो इसी बेस पे ड्रॉप हो जाए, मैं खुद ही जा रही हूँ, इससे पहले कि कॉल ड्रॉप हो जाए और मुझे फिर अचानक गायब होना पड़े, तो मैं खुद ही जा रही हूँ। थैंक यू फरी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। लो जी, ये कुछ मुझे जो समझ आई है ना थोड़ी बहुत मिस, वो ये आई है कि हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना चाहिए, और ये जो मुख्तलिफ बुनियादें हैं उनको, बल्कि इस बात को हमें दूसरे को इस बात पे अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, मगर ये एक नया वो फिट करना पड़ेगा हमें, अपना नई एप्लीकेशन। हाँ, जो हमें ये सोचने तो ये तो इट मीन्स कि ये किसी मतलब ये कोई ऑटोमेटिकली नहीं है कि एक ऐप इंस्टॉल करेंगे तो उस ऐप पे अप्लाई हो जाएगी। तो हर इंडिविजुअल को ऐप डाउनलोड कर, जिस हर मोबाइल में, मेरे मोबाइल में अगर ऐप है तो आपको फ़ायदा थोड़ी होगा। एग्जैक्टली, सब अपना अपना वो एज एन इंडिविजुअल वी हैव टू। लो जी, आप जब गाना ये सुना के वापस आएंगे ना, तो ये जो प्रेजुडिस की बात है, इससे हम हट के दो बातें और करेंगे। ठीक है? ओके, प्लीज शुरू किया जाए। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके, सदा ही रहना तुम मेरे
की लकीरों से। तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं। जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से नहीं रही, सदा ही रहेगा तुम मेरे करीब होके। चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बाहों में तेरी अब यारा जन्नत है, मांगी खुदा से तो वो मन्नत है। तेरी वफा का सहारा मिला है, तेरी ही वजह से अब जिंदा हूँ। तेरी मोहब्बत से जरा मैंने लकीरों से, सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके। चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मज़ेदार गाना है। कुछ अच्छा गाने गाना। ऐसे होते हैं उनकी जो ट्यून है और जो बीट है वो बड़ी ज़बरदस्त रहती है। अच्छा ये बताएं, आप बीइंग अ सिंगर और आप एज ए कंपोज़र, पुराने जो गाने थे 70s और 60s और 50s के, वो अभी भी अपीलिंग लगते हैं और उनको कई दफ़ा रीडू करते हैं। और ये जो आजकल गाने हैं इनकी कुछ लाइफ कम नहीं है। एक गाने बड़े मशहूर होते हैं, फिर वो पता ही नहीं कहाँ से कहाँ चले गए। हाँ जी, ऐसे ये ही क्या वजह है? पहले इसमें एक बड़ी पंजाबी की मिसाल है, नवा 9 दिन ते पुराना 100 दिन। तो उसकी लॉजिक की बात करें ना, अच्छा। हम तो उसकी वो पहले लाइव म्यूजिक बजता था सब गानों के अंदर। रिकॉर्डिंग के टाइम पे लाइव की और फील होती है जब म्यूजिक लाइव रिकॉर्ड हो रहा है किसी गाने में। और फिर बहुत ज़्यादा ट्यूनर्स नहीं होते थे। ठीक है। एक सिंगर की आवाज़ में अपनी ही इतनी मेलोडी होती थी कि वो मेलोडियस लगता था और उसमें कोई मशीनी टच नहीं आता था, तो उसमें फील होती थी। तो एज अ कंपैरिजन जब हम नए गाने सुनते हैं तो हमें वो थोड़े अच्छे तो लगते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि वो फील उसकी मर जाती है। पुराने गाने वो अभी भी अच्छे से लगते, लाइनें बहुत अच्छी होती थी, बड़े सीरियस मतलब है किस्म के। कि जो आजकल के सिंगर हैं उनकी आवाज़ें अच्छी नहीं है। सबकी नहीं, जिनकी नहीं अच्छी होती हैं फिर वो, अब देखें जैसे मैं बड़े कुछ सिंगर्स का नाम लूँ, ट्यूनर वैसे आजकल सबको ही लगता है, चाहे कोई बड़ा सिंगर है चाहे अच्छा, कोई अगर छोटा पुराने जो वक्तों में बड़े बड़े नाम थे, मैडम नूरजहां हैं, लता मंगेशकर हैं, मुकेश, अगर वो आज गाएं तो उनको भी ट्यूनर, रफ़ी जी को भी ट्यूनर लग जाता। मैं अब लता जी की आपको एक बात बताती हूँ। उनकी एक रिकॉर्डिंग थी तो लेटेस्ट कोई उन्होंने कोई 10 इयर्स या 5 इयर्स बैक कोई गाना किया तो रिकॉर्ड करवा के कहती रिकॉर्ड्स को, बेटा ट्यूनर ना लगाना, अच्छा बेटा ट्यूनर ना लगाना। तो हमें कोशिश वैसे एज ए सिंगर ये करनी चाहिए कि हम इस तरह गाएं कि ट्यूनर की ज़रूरत ना पड़े। इसका मतलब है कि ट्यूनर तब भी थे लेकिन एक्चुअली ये जो सिंगर्स तब हैं मेरे इनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि वो इतनी प्रैक्टिस करें एग्जैक्टली इतनी प्रैक्टिस करें कि उनको ट्यूनर ना लगाना पड़े। और ऐसी एक्चुअली अब कंपोजिशन की अगर बात करें कि कंपोजिशन देर तक क्यों नहीं चलती, फ़ौरन ही
अगर गाना आया मशहूर हुआ सही है कह 2 महीने बाद ख़त्म हो गया, किसी को याद भी नहीं है, तो उस पर भी कंपोजिशन जब बनाते थे पहले तो वो कंपोजिशन बनाते थे लिरिक्स पे, जैसी फील है गाने की वैसे। हाँ मुझे ये बताइए, अभी आपने ये गाना गाया मिले हो तुम हमसे बड़े नसीबों से, अच्छा गाना है, बड़ा ज़बरदस्त, इसकी बड़ी टचिंग है, बड़ी फील है इसमें गाने में। ये कब रिलीज़ हुआ होगा? 2 years back। 2 years बैक? नहीं मेरे ख्याल है 2 years भी नहीं हुए, कोई 1 साल शायद, मे भी 2, लेकिन अब मुझे कंफर्म नहीं। आपको लगता है कि ये जो आजकल नस्ल सुन रही है, जब ये बुढ़ी होगी 30 years बाद, तो ये तब भी ये गाना सुनेंगे? अगर तो 30 साल के बाद कोई बहुत ज़्यादा बेकार लोग ना आगे गाने वाले तो अगर नहीं, तो आजकल भी गाने बहुत अच्छे बनते हैं, बनते हैं। मतलब ये नहीं कि आजकल जो गाने बहुत अच्छे नहीं बनते, आजकल भी बहुत अच्छे गाने बनते हैं, बहुत अच्छी कंपोजिशन, गायक भी बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हमारे जो पाकिस्तानी गायक जो घरानों के लोग हैं और जो वैसे भी बैंड्स के लड़के हैं बड़े अच्छे हैं, लेकिन कंपोजिशन के अगर सुनने वाले भी अच्छे हैं अभी के पहले सुनने वाले लिसनर्स भी चेंज हुए हैं। सुनने वाले अब ज़्यादा यही वाले सुनने वाले हैं 2 महीनों वाले, अच्छा ज़्यादा। लेकिन अभी अगर मेरी एज की बात करें तो मुझे भी पुराने गाने बहुत पसंद हैं, पुरानी गज़लें बड़ी पसंद हैं। अपने से पहले की भी? हाँ, मुझे 70s की जो हैं वो गज़लें बड़ी अच्छी लगती हैं। अब एक गाना है, शायद मैं पैदा भी नहीं था हुआ तब का है, शायद उससे भी 10 साल पुराना है, कि मैंने एक दफ़ा आपको गाड़ी में भी कहा था लगाएं, आपको याद है कौन सा गाना था? जब हम तो कीबोर्ड लेने गए थे तो अक्सर कहते रहते हैं ये लगा दें वो लगा दें, अब मुझे याद नहीं कि कौन सा। सही है। बहरहाल मुझे पुराने गाने और पुरानी तर्जें बहुत अच्छी लगती हैं, और वो मुझे ही नहीं अच्छी लगती बल्कि हर सुनने वाले को अच्छी लगती है, ये उनमें क्वालिटी है। कमाल है, गाने पुराने अच्छे लगते हैं और बीवी जितनी पुरानी है वो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। सही है, ये भी कमाल है वैसे। एक्चुअली अच्छा म्यूज़िक और अच्छी कंपोजिशन और की, अच्छी, हाँ बस यहाँ तक ठीक है रहूँगा भी। जी। कंपोजिशन और अच्छी म्यूज़िक की पहचान ये है कि वो याद रहता है, ठीक है, और वो उससे सुनने से हम बोर नहीं होते। ठीक। लो जी, एक फ़ोन कॉल और आ रही है, ये भी ज़रा हम सुन लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, प्रोग्राम में सुन रही थी जी और काफी अच्छा आपका टॉपिक चलता रहा, बातचीत आपकी अच्छा। इसी बारे में मैं कॉल कर रही थी। अपना तारुफ भी तो कराएं ना। जी मैं साइना लतीफ बात कर रही हूँ। जी हाँ जी, नादिया ने सॉन्ग भी बहुत अच्छा गाया। अच्छा लगा आपको? हाँ जी अच्छा लगा, बहुत मेहरबानी। आज मौसम भी बाहर अच्छा, बारिश भी हो रही है। वेरी गुड। हमारे तो बिल्कुल ये पीछे देखें उस वक्त से जल थल हो रही है। एज इट इज जो जैसा मौसम बाहर है ना वैसे आपके बैकग्राउंड में नजर आ रहा है। जी वो जाहिर सी बात है, बैठे जो वहाँ हुए हैं। वैसे भी वहाँ चलिए। हाँ जी, तो जो प्रोग्राम के स्टार्ट में टॉपिक चल रहा था और काफी देर मेरी बातचीत चलती रही है, तो मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बस थोड़ा सा ये दिखाऊंगी कि अपने आप को बड़ा समझना किसी भी मामले में, खूबसूरती में, दौलत में, स्टेटस में, तो ये किसी भी मामले में हमें इस्लाम में तकब्बुर से मना किया गया है और हमें हर वक्त ये अपने अंदर देखते रहना चाहिए कि कहीं हमने मैं तो नहीं आ रही किसी भी खूबी के लिए, ये मैं हमें नहीं होनी चाहिए। हमें मना किया गया जब मैं की बजाय अगर बै हो जाए तो वो ठीक है। हाँ मतलब मैं नहीं होनी चाहिए, तो अगर बै हो जाए तो वो ठीक है। बैजा हो जाए तो ठीक है, वो ठीक है, ठीक है। बैजा के ऊपर हमें आंखें भी करनी चाहिए। मतलब बैजा में ये ख्याल रखना चाहिए कि जो बह रहा है ऊपर उसका वजन इतना ना हो कि जो नीचे वाला है वो बेचारा पिस के रह जाए। वो पिस के रह जाए। जी
ठीक है। दो चीज़ें क्लियर हो गई ना कि एक तो मैं नहीं होनी चाहिए और एक मैं जो है उसमें भी ख्याल रखें कि जिस तरह वर्ल्ड वाइड फेडरेशन में जो है वो वर्ल्ड वाइड रेसलिंग में जो वो बैठ जाते हैं ऊपर बड़ी भारी भरकम रेसलर्स Exactly. तो वो बड़ा कचूमर से निकल जाता है। तो बै भी बैजा और मैं में भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे है ना जहाँ मैं आ जाती है वहाँ नकल में कहते वहाँ मैं आ जाता हूँ, तो ये इस मैं का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा हजरतुल विदा के मौके पे भी यही कहा था किसी काले को गोरे पे और किसी गोरे को काले पर, और अरबी को अजमी पे और किसी अजमी को अरबी पे कोई फजीलत हासिल नहीं है। तो फिर किस बुनियाद पे फजीलत ज्यादा है किसी की? सवाए तकवा जी सवाए तकवा तकवा आपके अंदर, हाँ जी। ये क्या आपके चीज़ अंदर है? ज़्यादा तकवा क्या एहसास- चीज़ है? तकवा अल्लाह ताला का डर खौफ मोहब्बत के साथ कि कहीं वो हमसे ये नाराज मिक्स ना हो करना जाए। पड़ेगा, मोहब्बत भी और डर भी इकट्ठे चल सकते हैं? हाँ जी, मोहब्बत में डर इस सेंस में होता है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं हमें उसके नाराज होने का खौफ होता है और वो खौफ मोहब्बत के साथ अटैच होती है। अच्छा हमें हम अक्सर बच्चों को भी ये कहते हैं कि नमाज पढ़ ले वरना हमने आग में फेंक देंगे, जहन्नुम में लेगी। ऐसे नहीं कहना चाहिए, कहना ये चाहिए कि बेटा नमाज पढ़े, हमें जन्नत मिलेगी, अल्लाह ताला खुश होंगे, हमें दुनिया में भी कामयाबियाँ मिलेंगी और आखिरत में भी। इसकी फिजिकल भी अफादियत है, फायदे हैं और जो सवाब है वो तो है ही। एक और बड़ा फ़ायदा होता है नमाज पढ़ने में, एक और भी फ़ायदा है नमाज पढ़ने में। ये तो आपने बताया ना, ये तो आपने बताया है ना कि भाई अल्लाह मियाँ राज़ी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, ये तो सब बातें सच हैं। एक ये भी है कि वो जितने भूली बिसरी बातें होती हैं और जितने कामकाज नहीं याद आ रहे होते वो भी नमाज पढ़ते हुए याद आ जाते हैं। वो ऐसे है ना कि हमें नमाज में इस चीज़ को हम कंट्रोल कर नहीं सकते, लेकिन हमें अगर आदत डाले तो ये चीज़ें हम कंट्रोल में ला सकते हैं। तो कहते हैं कि नमाज कौन कहता है? बड़े लोग कहते हैं। बड़े मसलन कौन? भोलू पहलवान साहब? नहीं, कोई बुजुर्ग बुजुर्ग ने कहा है। अच्छा, दादी जान ने कहा है, सास ने कहा है? बुजुर्गों में से कौन? उन्होंने भी अपने किसी बड़े से सुना ही होगा। अच्छा, सब ने सुनी सुनाई बातें हैं। मैं बात कर रही थी कि हम नमाज में कैफियत को देखते हैं। किसको देखते हैं? हमें नमाज कैफियत को, हमारी कैफियत। अच्छा, कैफियत। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग तो जानवर को भी नहीं आते। मुझे किसी ने ये बात कही साइमा साहिबा कि जो है ना, मैं अगर हाजिर हो जाता हूँ, मैं तो हाजिरी डालता हूँ, जिस तरह क्लासरूम नहीं होता उसमें मैं हाजिर हो जाता हूँ। अब मेरी हाजिरी कोई कबूल करे या ना करे ये उसकी मर्जी है, हाजिर तो हो गया हूँ ना मैं। कुछ चीजों के लिए आपने कहीं जॉब पे जाना तो कोई एक दो चीजें होती हैं जो कंपल्सरी होती हैं, वो होनी चाहिए। ठीक है। इसी तरह मुसलमानों के लिए ये चीज कंपल्सरी है कि नमाजी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये है कि जैसे अब एक हदीस है, मुझे वैसे तो नहीं है लेकिन आपको तो नमाजी जो है वो कर सकते हैं प्रेजुडिस के भाई मैं नमाज पढ़ता हूँ, ये तो करना नहीं ना, ये तो करना नहीं। अच्छा ये भी नहीं करना, मतलब बहुत मुश्किल कर दी आपने ज़िंदगी काफ़ी, मतलब क्या करें और क्या ना करें बंदे को समझ ही नहीं आ रही है। हमने इतराना नहीं है ना, प्राउड नहीं फील करना। अच्छा, इतराना नहीं है, प्राउड नहीं करना। कहते हैं जब शरीर है ना, शरीर के बारे में तो आपको पता उसका क्या दर्जा है। शरीर का, ये शरीर बदन, अगर कोई शहीद इस नीयत से हो रहा है ना, तो पहले से ज़हन में आए कि मेरा नाम होगा, हाँ, तो ये शहादत भी कबूल नहीं होगी। ओए होए बड़ी। तो कोई नमाज इसलिए पढ़ रहा है कि कोई देख के मेरी तारीफ करेगा, या वो नमाज पढ़ने के बाद कि तुम तो नमाजी नहीं हो तो मैंने तो नमाज पढ़ी है, तो या मैं तो ख्याल करता हूँ चीज़ों का, तो उसके भी सारी नेकियां करता हूँ, ठीक उसको हो, भी नमाज का सवाब नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये आपने बहुत काम की बातें बहुत अच्छे तरीके से हमें बताई हैं और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इस पे अमल करें। दरअसल ना आपकी आवाज़ मुझे कुछ कम आ रही है, बड़ी मुश्किल से मैं सुन रहा हूँ, तो जी
जी जी, ये आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही, और ये जो है ना हमारे प्रोड्यूसर साहब, इन्होंने कोई मेरा ख्याल चक्कर भी चला दिया, तो मैं माजरत चाहता हूँ, आपकी बात मुकम्मल नहीं हो सकी। ख़वातीन व हज़रात, आज का प्रोग्राम जो है उसमें आपसे इजाज़त लेने से पहले ये बिल्कुल इंसान को जो एक को दूसरे पर फ़ौक़ियत हासिल है, वो असल में तक़वे की बुनियाद पे, और तक़वा जो है वो ये है कि हम सबको रब की मखलूक समझें और एक दूसरे के बराबर समझें, और अल्लाह ताला से ही रहमत की उम्मीद लगा के रखें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, और अपना जो है काम सही करते रहें, और दूसरों के साथ नुक्ता चीनी और सख्ती जो है वो ना करें। जब हम दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं, दरवाज़ों पे दस्तक दे देते हैं, ये ओके है, मगर जब दरवाज़े तोड़ के हम कहते हैं हमने ठीक कर देना है आपको, तो फिर ये काम ख़राब हो जाता है। आज के प्रोग्राम में आपसे इजाज़त लेने से पहले एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि ज़िंदगी में कामयाबी जो है वो आपको गले लगाए और आपका मुँह चूमे, तो कोशिश करें कि रात को जल्दी सो जाएं और सुबह को जल्दी जाग जाएं। तो एक स्टडी के मुताबिक ये देखा गया है कि जो लोग अपने दिन का आगाज़ जल्दी करते हैं, लाइक 5 o'clock, सूरज के साथ साथ दिन का आगाज़ कर देते हैं, उनको, उन लोगों के ऊपर एक हेड स्टार्ट मिल जाता है, उनको एक जो है वो मिल जाता है, क्या उसको बोलते हैं, एडवांटेज मिल जाता है, हैंडीकैप मिल जाता है उन लोगों पे जो देर से जागते हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं कि जो सोता है वो खोता है, यानी खो देता है ना, वो अपना टाइम को खो देता है। तो एक तो ये मैंने आपसे बात कहनी थी, क्योंकि हमारा जो जिस्म का सर्केडियन रिदम है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे अंदर भी होता है, डायर्नल रिदम होता है, सुबह जागना, रात को सोना, जल्दी सोना, उठना शाताब देता है अक्ल दौलत को ताब। तो एक तो ये मैंने आपसे कहना था कि ट्राई टू स्लीप अर्ली, और ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, ये सोने से 1-1.5 घंटा पहले इसको अपनी नज़रों से ओझल कर दें। Really? हाँ, क्योंकि इसके अंदर से जो ब्लू फिल्टर लाइट निकलती है, ब्लू लाइट सुबह के वक्त जो है ना सूरज की किरणों से किरमजी किरणें जो फूटती हैं, तो वो हमें जगाने में मददगार होती हैं, और जो रात को सूरज जब डूब रहा होता है तो जो ऑरेंजिश लाइट होती है वो हमें स्लीप इंड्यूस की तरफ लेके जाती है। तो सुबह बेदार होना और रात को सोना, तो ये चीज़ को ज़रा दुनिया नु कह दवा परे परे, यानी ये ज़रा परे परे कर दें। और दूसरा ये कि रात को यानी 4 बजे के बाद चाय कॉफ़ी सुरगट तो वैसे भी किसी वक्त भी ना पिया करें, और चाय कॉफ़ी भी ना पिया करें, स्टिमुलेंट से परहेज़ करें, वॉक करें, उससे आपके अंदर जो ऐसे मादे खारिज होंगे जो आपको सोने में मदद करेंगे। और एक आखिरी बात, नींद आ रही है ना, रात जो हो रही है, तो आपका आहिस्ता आहिस्ता नींद, तो आपने जल्दी सो जाना है, क्योंकि आपने कल रात पूरी नहीं ना नींद की, तो अब आपको जल्दी नींद आ रही है। नहीं, मैं जल्दी सोई थी। अच्छा, तो फिर अब क्या वजह, मुझे क्या पता कि क्यों आ रही है नींद। नहीं, मैं थोड़ा सा चाय पीना चाहती हूँ। हाँ, तो अब इस वक्त ना पिए, आज जाके जल्दी सो जाए। मैंने आज जल्दी ही सोना है। जिस तारीख में जागें उसी तारीख में सो जाऊंगी। सिंपल। और एक काम ये भी करें कि एक ज़माना था ख़वातीन हज़रात, जब लोग जो हैं वो स्पेस फिल करते थे, इतनी स्पेस थी, इतनी जगह थी कि लोग उसको फिल कर रहे होते थे। लोग बस्तियां बसाते थे, फिर वो कुनबे और बढ़ जाते थे, फिर वो कहीं और जाके नकल मकानी करते थे, कई पक्षीवास होते थे, कई जो है वो क्या उनको बोलते हैं, ओड होते थे, वो जाके कहीं और रहना शुरू कर देते थे, वहाँ बस्तियाँ बसा लेते। फिर लोग, शायर लोग कहते थे कि बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने, रस्ते भर रो रो के पूछा हमसे पाँव के छालों ने। तो अभी इतनी दुनिया, इतनी खल्क़े खुदा हो गई है कि लोग
स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। पहले स्पेस फिल कर रहे होते थे, अब स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। वो एक दूसरे को कहते हैं प्लीज गिव मी सम स्पेस, गिव मी सम स्पेस टू ब्रीथ, मुझे सांस लेने की जगह दो। फ्रीडम, हाँ आपने सुनी होगी ये टर्मिनोलॉजी, गिव मी सम स्पेस। पहले स्पेस फिल कर रहे थे, अब स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। हॉलैंड जो है मुल्क, उसके मुतालिक कहते हैं कि गॉड मेड द वर्ल्ड एंड डच मेड द हॉलैंड, नीदरलैंड। यानी वो समंदर में पानी में मट्टी फेंक फेंक के डाइक्स बना बना के वहाँ पे लैंड क्रिएट कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ी सी अपनी पर्सनल स्पेस जो है कौनो मकान से आगे निकल के, यानी कि मकान कहते हैं ये स्पेशल, ये जो जगह है उसको, और कौन टाइम, टाइम को कहते हैं, टाइम एंड स्पेस जो है उसमें कभी गौर कीजिए कि आप अपने लिए कितनी स्पेस रखते हैं और दूसरों के लिए कितनी स्पेस रखते हैं, दूसरों को कितना मार्जिन देते हैं। यहाँ पे ज़रा स्पेस क्रिएट कीजिए। हम खुद चाहते हैं कि एक्सपेंशनिज्म का शिकार है, मुल्कों की तरह, ताकतवर मुल्कों की तरह हम भी चाहते हैं एक्सपैंड करें, एक्सपेंशनिज्म, ये भी मेरा। आपने देखा घर, लोगों के जो घर होते हैं ना, उसके बाहर जहाँ पे उनकी दीवार होती है उसके बाहर थोड़ी सी जगह वाल लेते हैं। एग्जैक्टली। यानी कि क्यारी बना ली, फिर उसके अपनी गाड़ी खड़ी कर ली, किसी ने गाड़ी खड़ी की तो कहते हैं यहाँ ना खड़ी करो। तो ये एक्सपेंशनिज्म का जो है ना एक माहौल, जो कलोनियलिज्म भी था, इंग्लैंड से चले, पोर्चुगीज़ चले, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, मुसलमान जो थे उन्होंने जाके कॉर्डोबा पे यानी कर्तबा पे चले गए। तो ये जो एक सोच है, इसमें लोगों को अब स्पेस देने की, चीज़ें बदलने की ज़रूरत है ना। जिससे हमने पहले बात की थी कि हम जो अपने आप को बरतर समझते हैं उस तरफ ना जाएं, हम प्रेजुडिस से काम न लें, तासुब से काम न लें। तो जो स्पेस है वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस दें, मार्जिन दें। अगर किसी ने कोई गलती कर ली है तो उससे फॉरगिवनेस की तरफ लेके जाएं, कोशिश करें कि उसको मुआफ़ कर दें और उनको स्पेस दें, जगह दें, और ख़ुद को भी स्पेस दें। टॉलरेंस की जो बात है वो वाली बात है। और स्पेस जो है, यू नीड पर्सनल स्पेस, यू नीड स्पेस विद पीपल टू बाउंस योर आइडियाज़ ऑफ। आप यानी अकेले बैठ के सिर्फ ना सोच समझ से काम लें, बल्कि दूसरों के साथ मुशावरत करके अगर चलेंगे तो उससे भी फ़ायदा होगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी कह सकते हैं। लो जी, मिस ने जाते जाते 4 Ds याद करा दिए। अगर आप स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं ना अपनी लाइफ में, बहुत सा काम करना चाहते हैं, तो ये जाते जाते मिस आपने याद करा दिए। हाँ, मैं मिस का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मिस वो चारों जो बातें वो बता दें। आप बताएं, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। अच्छा, वो आपने जो मुझे बताई थी वो अब आप मुझसे सुन। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं देखना चाहती हूँ आपको। वो उनमें से 1-2 तो बता दें जो आपने चारों बताई थी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। अच्छा, वो 4 Ds है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो आप खुद कर सकते हैं, डू इट। जो आपको करना ज़रूरी है, आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता, डू इट। डी फॉर डू इट। मगर क्या खुद करें जो आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता। राइट। मसलन आपकी नमाज कोई और नहीं पढ़ सकता, डू इट। राइट। आपका सेहत का ख्याल कोई और नहीं रख सकता। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, डू इट। या लोगों से न एक्सपेक्ट करें कि आप अपनी वज़ाकता का ख्याल रखेंगे। राइट। डू इट। अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी फिज़िकल हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी मेंटल साइकिक हेल्थ का, अपनी सोचों का ख्याल रखें, अपने जो कनेक्शन है लोगों के साथ, नोबडी एल्स कैन डू इट। सो जो आप ही के करने के काम है, खिदमत है। जब आप किसी की खिदमत करते हैं ना, तो ये काम अमल दवाम हो जाता है, कायम हो जाता है, यानी वो हमेशा के लिए हो जाता है। जब आप किसी से सुकून पाते हैं, किसी से खिदमत कराते हैं, तो वो सिर्फ उस लम्हे के लिए होता है। जब आप किसी की खिदमत करते हैं तो ये हमेशा के लिए आपके नामा आमाल में लिख दिया जाता है। इसका फ़ायदा आपको टिल इटर्निटी होगा।
यस तो वो जो काम है डू देम, और जो काम आप डेलीगेट कर सकते हैं, जो मिस कह रही थी, तो वो फौरन डेलीगेट करते हैं। मगर डेलीगेट करते हुए दो बातों का ख्याल रखें। एक तो ये देख लें कि जिसको आप डेलीगेट कर रहे हैं पहले वो अहल भी है या नहीं, उसको आपने अहल बनाया है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप करोड़ रुपए की रकम किसी 5-10 साल 15 साल के बच्चे को दे दें, या किसी ड्रग एडिक्शन के शिकार बंदे को दे दें, या किसी गैम्बलर को दे दें, तो वो बेचारा संभाल नहीं पाएगा आपकी रकम, उड़ा देगा। तो ये देख लें कि जो भी काम है, जिस सतह का काम है, क्या दूसरे के पास वो स्किल है, वो स्किल सेट है कि आप उसको डेलीगेट करेंगे। अच्छा, फिर जिनको आप डेलीगेट शुरू में नया नया कर रहे हैं तो साथ में उनको थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज डेलीगेट करें और उनकी साथ में मदद भी करें, उनकी रहनुमाई भी करें। जब वो एक दफ़ा एक्सपर्ट हो जाए फिर स्टार्ट ट्रस्टिंग देम। एग्जैक्टली, ये ठीक है मिस डेलीगेशन इस तरह करना। डू एंड डेलीगेशन, डू एंड डेलीगेट। फिर और दो क्या होंगे मिस? एक तीसरा ये है कि ये ख्याल रखें कि जो काम हम बाद में कर सकते हैं, अगर सारी काम आज ही करने लग जाएं तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखें कि प्रायोरिटी क्या है, तरजीहात क्या है। जो बात अभी फौरी करनी ज़रूरी नहीं है उसको क्या करें, डिले कर दें। अल्लाह आपका भला करे। एक डी और आ गया, उसको डिले कर दें, मुअख्खर कर दें। चौथा क्या होगा मिस? कुछ कैच आते हैं पकड़ लेते हैं, डू इट लेटर। कुछ कैच आते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, ड्रॉप। तो कुछ काम जो है वैसे ही ड्रॉप देम, क्विट कर दें, प्लीज ड्रॉप देम। सो ये चार चीज़ें जो है ना बड़ी समझदारी से करने वाली हैं कि आपके करने वाले काम क्या हैं, डेलीगेट करने वाले क्या हैं, ड्रॉप करने वाले क्या हैं, डिले करने वाले क्या हैं। एग्जैक्टली। ख्वातीन हज़रात, मिस नादिया शेखा नादिया से वो मतलब ज़हन पे छाया हुआ है ना, शेख छाए हुए हैं, शेख छाए हुए हैं। मेरे लिए बड़ी इससे रिलेटेड तो नहीं है ये, लेकिन जब जो पहली बातें कर रहे थे उनसे ये रिलेटेड बात है, छोटी सी बात है, ऐसे मेरे जहन में आ रही थी कि अगर कोई एडिक्ट पर्सन है तो हम उससे अपने आप को बेहतर समझ सकते हैं। देखिए, हम इंसानों को अपने से बेहतर या बुरा नहीं समझते, हम सब बराबर हैं। आपके सीने में भी एक ही दिल धड़क रहा है, मेरे सीने में भी एक ही धड़क रहा है, मेरे पास भी वही दिमाग है exactly. जो आपके पास है, मेरे पास भी अज़ा वैसे ही हैं। आपका डीएनए और मेरा डीएनए तकरीबन एक जैसा है, ऐसे मामूली सा फ़र्क है, ठीक है। मुझे आपके ऊपर अगर कोई फजीलत है या आपको मुझ पे कोई फजीलत है तो वो आपकी आदत और आपके तरीके और लोगों के साथ आपके स्वभाव में है। तो अगर किसी की आदतें बुरी हैं तो आप उनकी आदतों से नफरत करें, एग्जैक्टली। बंदे से नफरत ना करें। बिल्कुल, बंदे सब एक जैसे अल्लाह के बनाए हुए हैं। अच्छे काम करेगा तो काबिल एक्चुअली मैंने इसलिए कहा मोहब्बत है, अगर बुरे काम करेगा तो उसकी वो हरकत काबिल नदामत है। ये इसलिए मैंने बात की क्योंकि ये बात मिस हो रही थी, मेरे काफ़ी देर से ज़हन में आ रही थी कि कई लोग इसलिए एक दूसरे से नफ़रत करते हैं या अपने आप को बेहतर समझते हैं क्योंकि दूसरों की आदत माशरे में अच्छी नहीं लग रही होती। अगर वो आदत जो है जिससे नुकसान पहुंच रहा है मुआशरे को या ख़ुद इंसान को, अगर वो उसको ड्रॉप कर दे तो वैसे ही खरे का खरा, प्यारे का प्यारा। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल। If one develops a bad habit, bad habits are called addictions. Actually, the real word for bad habits is addiction. Habits are always good in their outcome. So bad habit, that is addiction. The best way to get rid of it is to drop it. इल्लत। Drop it. जिस तरह से बर्ड जो है वो ऊपर से एक ड्रॉप फेंकता है ना, ड्रॉपिंग, बर्ड ड्रॉपिंग, उसी तरह जस्ट ड्रॉप। तो ख्वातीन हज़रात, अगर स्पेस क्रिएट करनी है आपने तो याद रखें, करने वाले काम कर लें, डेलीगेट करने वाले डेलीगेट कर दें, और जो डिले हो सकते हैं डिले कर दें, और जो ड्रॉप करने वाले हैं वो ड्रॉप कर दें।
बस अच्छा सा गाना सुनाए, पुराना गाना जो आज भी जिंदा है, जिस तरह से हमारे वो कहते हैं ना जिंदा हैं, जिंदा हैं वो जिंदा हैं। ओके तो जाते जाते लास्ट ये हमेशा पढ़ा कीजिए, याद रखा कीजिए ख्वातीन और हज़रात, इसको कहते हैं सुकून की दुआ। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेरेनिटी प्रेयर। जिन लोगों के पास सुकून चाहिए, सुकून, क्योंकि सुकून जो है वो विल पावर की तरह होता है, और सुकून और विल पावर जो है ना वो ऐसे होती हैं जैसे फूड, जैसे नहाना। अगर किसी ने कल नहाया और वो अगली ईद तक समझे कि मैं नहाता तो होता, तो दा ये ख्याल है गलत है। इसके लिए कल परसों तरसों भी नहाना पड़ेगा। जब कल आपने बहुत अच्छा रात को खाना खाया था तो आज सुबह भी खाना पड़ेगा। तो इसी तरह से जो सुकून है वो भी पैमाना भरते रहना पड़ता है, जो खुशी है उसका पैमाना भी भरते रहना पड़ता है, और ये बांटने से बढ़ती है इल्म की तरह। तो सेरेनिटी प्रेयर ये है कि माई क्रिएटर, द वन हु हैज़ क्रिएटेड मी एंड द होल वर्ल्ड, माई लॉर्ड, गिव मी the serenity to know, to accept. Oh Lord, give me the serenity to accept what I cannot change. मुझे ये सुकून दे दें, मुझे समझ बूझ दे दें, मुझे ये हदायत दे दें कि जिसको मैं तब्दील नहीं कर सकता उसको मैं मान लूँ, and the courage to change what I can, और जिसको मैं तब्दील कर सकता हूँ उसको बदलने के लिए मुझे हिम्मत, हौसला दे दें, एंड द विजडम, हदायत, टू नो द डिफरेंस, यानी मुझे ये पता चल जाए कि किस चीज़ को मैं बदल सकता हूँ और किसको मैं नहीं बदल सकता, उसको मैं पहचान लूँ, उसको मैं जान लूँ और उसको मैं एक्सेप्ट कर लूँ, और अल्लाह मुझे हदायत दे और अल्लाह ताला मुझे हिकमत दे और समझ बूझ दे, और अल्लाह ताला आपको भी समझ बूझ दे, आपको भी हदायत दे और मज़ीद माला माल आपको करे। आज के प्रोग्राम से डॉक्टर एजाज़ कुरैशी को इजाज़त दीजिए। ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हम जब अपने एडिक्ट पेशेंट्स या हमारे जो बाकी पेशेंट्स हैं उनके साथ हम ये रोज़ाना सेरेनिटी प्रेयर पढ़ते हैं, ऐसे हाथ उठा के, ओ गॉड, ओ लॉर्ड, गिव मी द सेरेनिटी टू give me the serenity to accept what I cannot change, and the courage to change what I can, and the wisdom to know the difference. Wow. Ameen. Ameen. अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आए हो, बहार बन के छाए हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो दे, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, बुरा ना मानो बात का ये प्यार